स्टीवन यॉन एज टीमो। स्टीवन यॉन यानी एक पायलट का रोल प्ले कर रहे हैं जो मिक्की का क्लोज फ्रेंड है पर क्लोनिंग कंट्रोवर्सी के बीच फंस जाता है। मार्क रफलो एज केनेथ मार्शल। मार्क रफलो हल्क स्पॉटलाइट एक पॉलिटिकल लीडर के रोल पर कर रहे हैं जो प्लैनेट निफेलियम पर पावर कंट्रोल करता है। टोनी कलेट एज गोंडलीन। टोनी कलेट एक हाई रैंकिंग ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हैं जो मिकीज़ की क्लोनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हैं। प्रोडक्शन एंड बजट एक हाई स्केल साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट। मिकी 17 का अनाउंसमेंट जनवरी 2022 में हुआ था और रॉबर्ट पैटिंसन को तुरंत लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया गया था। मूवी की शूटिंग अगस्त 2022 में वार्नर ब्रोस स्टूडियोज लीविस्टन में स्टार्ट हुई और दिसंबर 2022 में रैप हो गई। बजट कितने का खर्चा? तो देखो, मूवी का बजट जो है वो 80 to 118 मिलियन डॉलर के बीच एस्टिमेटेड है, जो एक मिड बजट हॉलीवुड साइंस फिक्शन के लिए काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसमें हाई एंड CGI और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा जो शो पीसर और इंटरस्टेलर की वाइब्स दे सकता है। थीम्स एंड मैसेजेस सिर्फ साइंस फिक्शन ही, कुछ ज़्यादा ही है ये। आइडेंटिटी क्राइसिस, क्या हम रिप्लेस हो सकते हैं? जब एक क्लोन मर जाता है और दूसरा उसकी जगह ले लेता है तो वो इंसान रियलिटी में जिंदा है या नहीं? मिकी 17 यही क्वेश्चन उठाता है। कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सपेंडेबल्स का कॉन्सेप्ट मॉडर्न वर्कफोर्स एक्सप्लॉयटेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वर्कर्स को सिर्फ रिप्लेसेबल रिसोर्स माना जाता है। साइंस फिक्शन मीट्स डार्क ह्यूमर। बॉन्ग जून-हो की स्टाइल में डार्क ह्यूमर और एब्सर्डिटी भी होगी जो मूवी के एक एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस बनाएगी। ट्रेलर एंड ऑडियंस रिएक्शन। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद ऑडियंस में काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। कुछ लोग इसे ब्लेड रनर 2049 और दी प्रेस्टीज से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्लोनिंग और आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये बॉन्ग जून की बेस्ट मूवीज़ में से एक हो सकती है और रॉबर्ट पैटिंसन का डबल रोल इस मूवी को और भी यूनिक बनाएगा। अगर हम रिलीज डेट की बात करें तो वर्ल्ड प्रीमियर बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 15 फरवरी 2025, साउथ कोरिया रिलीज 28 फरवरी 2025, US थिएट्रिकल रिलीज 7 मार्च 2025। ये मूवी वार्नर ब्रस के बैनर तले रिलीज होगी और बाद में HBO मैक्स या नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो सकती है। क्या ये मूवी वर्थ वॉचिंग होगी? अगर आपको इंटेलिजेंट साइंस फिक्शन और बॉन्ग जून-हो का यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल पसंद है तो मिकी 17 आपके लिए परफेक्ट मूवी होगी। इसमें थ्रिलर, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, साइंस फिक्शन, एक्शन और डार्क कॉमेडी का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। रॉबर्ट पैटिंसन फैंस के लिए भी एक मस्ट वॉच होगी क्योंकि उनका डबल रोल और एक्टिंग रेंज एक अलग लेवल पे होने वाला है। सो अगर आप इंसेप्शन, इंटरस्टेलर या पैरासाइट जैसे मूवीज़ एंजॉय करते हो तो मिकी 17 एक धमाकेदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाली है। रॉबर्ट पैटिंसन ने मिकी 17 मूवी के स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो इसे और भी इंगेजिंग और रियलिस्टिक बनाते हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट को रिवाइज करते हुए ह्यूमर और स्लैंग ऐड किया है जो पहले शायद सोचा नहीं गया था। इससे मूवी में एक नया फ्लेवर आया है जो ऑडियंस को और पसंद आएगा। पैटिंसन ने अपने कैरेक्टर मिकी बैर्नस के पोर्ट्रेयल में भी नए डायमेंशंस लाए हैं। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में जिम कैरी के डम्ब एंड डम्बर वाले स्टाइल को टच दिया है जो कैरेक्टर के कॉमेडिक एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। इससे मिकी के अलग अलग वर्जन्स को डिफरेंशिएट करने में मदद मिली है। जहां पैटिंसन ने हर वर्जन के लिए अलग एक्सेंट यूज़ किया है, ये सब एफर्ट्स मूवी को और भी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाते हैं। डायरेक्टर बॉन्ग जून-हो ने भी पैटिंसन के इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि पैटिंसन का इनपुट मूवी के ह्यूमर और रियलिज्म को इन्हांस करता है। इस कोलैबोरेशन से मिकी 17 एक ऐसी मूवी बनी है जो साइंस फिक्शन जॉनर में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाती है और ऑडियंस को एक यूनिक एक्सपीरियंस भी देती है।
अगर आपको साइंस फिक्शन मूवी पसंद है जो ह्यूमर और डीप थीम्स को बैलेंस करती है तो मिकी 17 आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी होगी। इसमें रॉबर्ट पैटिंसन का इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस और बॉन्ग जोहो का विजनरी डायरेक्शन है जो इस मूवी को और भी खास बनाता है। मिकी 17 एक अपकमिंग साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर बॉन्ग जोहो ने लिखा है, डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस किया है। ये मूवी एडवर्ड एश्टन की 2022 के नॉवल मिकी 7 पर बेस्ड है। इस मूवी की कहानी एक एक्सपेंडेबल क्लोन मिकी बार्नस के आसपास घूमती है जो ह्यूमन कॉलोनाइजेशन मिशन का हिस्सा है और हर मौत के बाद नए शरीर में रीजनरेट होता है। मूवी में रॉबर्ट पैटिंसन लीड रोल में है और उनके साथ नाओमी एकी, टॉनी कॉलेट, मार्क रेफेलो और स्टीवन यॉन भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। जनवरी 2022 में वार्नर ब्रदर्स ने पिक्चर्स ने अनाउंस किया कि बॉन्ग जोहो मिकी 7 नॉवल का मूवी अडैप्शन लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस भी करेंगे और रॉबर्ट पैटिंसन लीड रोल के लिए बातचीत कर रहे हैं। मई 2022 तक नेओमी आकी, टॉनी कॉलेट और मार्क रेफेलो को कास्ट में शामिल किया गया और जुलाई 2022 में स्टीवन यॉन भी कास्ट का हिस्सा बन गए। मूवी की शूटिंग अगस्त 2022 में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज लीव्सडेन यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में कंप्लीट हुई। मूवी का बजट लगभग 80 से 118 मिलियन डॉलर्स के बीच है। मिकी 17 की कहानी फ्यूचर में सेट है जहां मिकी बार्नस एक एक्सपेंडेबल है, ऐसे लोग जो खतरनाक मिशन पर भेजे जाते हैं और मरने पर उनका नया क्लोन बना दिया जाता है पुरानी यादों के साथ। मिकी 17 इटीरेशन में एक मिशन के दौरान उसे मरा हुआ मान लिया जाता है और उसका नया क्लोन मिकी 18 एक्टिवेट कर दिया जाता है। लेकिन जब मिकी 17 वापस आता है तो दोनों क्लोन्स को अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस की सवालों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कॉलोनी के नियमों के मुताबिक एक ही वक्त में सिर्फ एक मिकी रह सकता है। स्टार कास्ट की विशेषताएं। रॉबर्ट पैटिंसन एज मिकी बार्नस। पैटिंसन ने मिकी बार्नस का रोल निभाया है जो एक एक्सपेंडेबल क्लोन है। अपने कैरेक्टर को अलग बनाने के लिए पैटिंसन ने हर इटरेशन के लिए अलग एक्सेंट यूज़ किया है जो उनके परफॉर्मेंस में गहराई लाता है। नेओमी आकी एज नाशा एडजाया। आकी ने नाशा का किरदार निभाया है जो मिकी की प्रेमिका और कॉलोनी की एक महत्वपूर्ण सदस्य है। टॉनी कॉलेट ने ग्वांडलोन का रोल प्ले किया है जो कॉलोनी की एक उच्च पद अधिकारी है और मिकीज की क्लोनिंग समस्या को सुलझाना चाहती है। मार्क रेफेलो एज केनेथ मार्शल। रेफेलो ने केनेथ मार्शल का कैरेक्टर निभाया है जो एक राजनीतिक नेता है और प्लैनेट निफेलहीम पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। स्टीवन यॉन एज टीमो। यॉन ने टीमो का रोल प्ले किया है जो मिकी का दोस्त और कॉलोनी का पायलट है। मिकी 17 का वर्ल्ड प्रीमियर 75th बर्लिन मूवी फेस्टिवल में 15 फरवरी 2025 को हुआ था। साउथ कोरिया में ये मूवी 28 फरवरी 2025 को रिलीज़ हुई और यूनाइटेड स्टेट में थिएट्रिकल रिलीज 7 मार्च 2025 को होगी। मूवी क्लोनिंग, आइडेंटिटी और ह्यूमन एक्सपेंडेबिलिटी जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है। बॉन्ग जोहो ने अपनी पहली मूवीज़ जैसे पैरासाइट और स्नो पियर्सन में भी सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया है और मिकी 17 में भी ये थीम्स नज़र आती है। मूवी में डार्क ह्यूमर और सटायर का यूज़ किया गया है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मिकी 17 के दौरान रॉबर्ट पैटिंसन ने नोटिस किया कि उनके मेल फैंस की संख्या बढ़ रही है। पहले उनका फ़ैन बेस मेनली फीमेल था लेकिन अब उन्हें मेल ऑडियंस से भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन निकलता है कि मिकी 17 एक ऐसी मूवी है जो साइंस फिक्शन और कॉमेडी को ब्लेंड करती है और क्लोनिंग और ह्यूमन आइडेंटिटी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है। बॉन्ग जोहो का डायरेक्शन और स्टार स्टडेड कास्ट इस मूवी को और भी इम्पैक्टफुल बनाते हैं। अगर आपको थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद है तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। मिकी 17 बॉन्ग जोहो की नई साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी ने रिलीज़ के बाद से ही
क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस मूवी को रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 35 क्रिटिक्स की रिव्यूज़ में से 89% पॉजिटिव रेटिंग्स मिली हैं और एवरेज रेटिंग जो है वो 7.6 है आउट ऑफ 10। ये स्टैटिस्टिक्स इस बात का प्रमाण है कि मूवी ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की है। रॉटन टोमेटोज पर रेटिंग का मतलब, रॉटन टोमेटोज पर किसी मूवी का टोमेटोमीटर स्कोर 80% को दर्शाता है जो क्रिटिक्स ने मूवी को पॉजिटिव रिव्यू दिया है। इस केस में 89% का मतलब है कि 35 में से 31 क्रिटिक्स ने मिकी 17 को पॉजिटिव रिव्यू दिया है। एवरेज रेटिंग जो है वो है 7.6 आउट ऑफ 10 से पता चलता है कि क्रिटिक्स ने मूवी को ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्कोर बैठाया है। क्रिटिक्स की प्रतिक्रिया क्या है, तो देखो, मूवी की प्रशंसा में कई क्रिटिक्स ने अपने विचार व्यक्त किए। स्लैश फिल्म की बीजे कोलांगिलो कहते हैं, बॉन्ग जोंग-हो ने मिकी 17 के साथ एक और मास्टरपीस बनाया है, उनकी सबसे अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज मूवी अब तक। इंडी वायर का डेविड एयरलिच लिखते हैं, निश्चिंत रहिए, बॉन्ग जोंग-हो अब भी बेहद अच्छी फिल्में बना रहे हैं। टोटल फिल्म की एमिली मोरे कहती हैं कि आप तुरंत ही रॉबर्ट पैटिंसन के शानदार परफॉर्मेंस से प्रभावित हो जाएंगे। डिस्कसिंग फिल्म के एंड्रयू जे सलाजार लिखते हैं, रॉबर्ट पैटिंसन एक क्रेजी, सबवर्सिव और हिलेरियस डुअल परफॉर्मेंस देते हैं। द प्लेलिस्ट के ट्रेज हचिनसन कहते हैं, ये बॉन्ग जोंग-हो का स्टारशिप ट्रूपर्स है। टोटल फिल्म की एमिली मोरे लिखती हैं, ये मूवी आज के समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट महसूस होती है। दी मैरी सो की रशेल लिशमैन कहती हैं, ये वही है जो मुझे बॉन्ग जोंग-हो के नाम में पसंद है। स्लैश फिल्म के बीजे कोलांगिलो लिखती हैं, ये एक डीपली हार्टफेल्ट और अनकम्फर्टेबली फनी म्यूजिक है कैपिटलिज्म, कोलाइनाइजेशन और करप्शन पर। हमारे समय के लिए परफेक्ट मूवी। टोटल मूवी की एमिली मोरे कहती हैं, ये मूवी आज के समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मूवी ने अपने रिलीज़ के बाद से क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का ध्यान अपनी तरफ तो खींच ही लिया है। इस मूवी को रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट मेटाक्रिटिक पर 19 क्रिटिक्स के आधार पर 100 में से 75 का स्कोर मिला है, जो जनरली फेवरेबल रिव्यूज़ को दर्शाता है। ये स्कोर इस बात का संकेत है कि मूवी ने विशेषज्ञों से काफ़ी प्रशंसा प्राप्त की है। मेटाक्रिटिक स्कोर का मतलब क्या होता है, तो देखो, मेटाक्रिटिक एक रिव्यू एग्रीगेशन वेबसाइट है जो मूवीज़, टीवी शोज़, म्यूज़िक एल्बम और वीडियो गेम्स के रिव्यूज़ को संग्रहित करती है। ये अलग अलग सोर्सेस से रिव्यू को इकट्ठा करते हैं, उन्हें एक सिंगल न्यूमेरिकल स्कोर में कन्वर्ट करती है, जिसे मेटा स्कोर कहा जाता है। ये स्कोर 0 से 100 के बीच होता है और रिव्यूज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान में रखते हैं। मेटा स्कोर का रंगों के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। 81 से 100 तक ग्रीन यानी यूनिवर्सल अक्लेम, 61 से 80 तक येलो जनरल फेवरेबल, 40 से 60 तक ऑरेंज मिक्स्ड और एवरेज वो होता है, और 0 से 39 तक वो रेड होता है, जनरली अनफेवरेबल होता है। मिकी 17 का मेटा स्कोर है 75, जो येलो रेंज में आता है और जनरली फेवरेबल रिव्यूज़ को दर्शाता है। इसका मतलब है कि अधिकांश क्रिटिक्स ने मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, लेकिन कुछ मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस भी हैं। क्रिटिक्स की प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग मेटाक्रिटिक पर मिकी 17 को 19 क्रिटिक्स के रिव्यूज़ के आधार पर 75 का स्कोर मिला है। इन रिव्यूज़ में से 13 पॉजिटिव, 5 मिक्स्ड और 0 नेगेटिव हैं। ये संख्याएं दिखाती हैं कि मूवी को अधिकांश क्रिटिक्स ने सराहा है, जबकि कुछ ने मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिए हैं। कई क्रिटिक्स ने मूवी की प्रशंसा की है। टोटल मूवी ने मूवी को 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर दिया है और कहा, मिकी 17 शुरू से ही फनी और चार्मिंग है, एक फैसिनेटिंग साइंस फिक्शन दुनिया का निर्माण करता है जो ह्यूमर, सटायर, एक्सिलरेटिंग जॉनर एलिमेंट के माध्यम से पावरफुल और टाइमली कंसर्न को एड्रेस करता है। बॉन्ग जोंग-हो की अब तक की सबसे अच्छी इंग्लिश मूवी और शायद रॉबर्ट पैटिंसन की सबसे अच्छी फिल्म। स्लैश फिल्म ने 100 आउट ऑफ 19 का स्कोर दिया है और लिखा कि मिकी 17 हमारी भयानक रियलिटी को एक्सटेंशियल पैरेबल में बढ़ाता है।
जो वर्किंग क्लास एग्जिस्टेंस की हेल को दी ट्विलाइट जोन की एलिड्रिक प्रिसिशन के साथ समझता है। ये उन लोगों की कहानी है जो होपलेस सर्कमस्टांसेस में प्यार, कनेक्शन और कम्युनिटी पाते हैं और एक रैलिंग कराई है कि हमें बेहतर जीने की शर्तें मिलनी चाहिए। कुछ क्रिटिक्स ने मिक्स रिव्यूज़ दिए हैं। दी हॉलीवुड रिपोर्टर ने 100 आउट ऑफ 60 का स्कोर दिया है और कहा कि बॉन्ग की एडवेंचरस नई मूवी केओटिक प्लॉटिंग के साथ आगे बढ़ती है, जैसे अक्सर उनकी मूवीज़ में होता है, लेकिन थीमैटिक कोहेरेंस निसर्जनक रूप से एल्यूसिव रहती है। बीबीसी ने 100 में 40 का स्कोर दिया और लिखा, बार बार लाइंस और सीन्स कॉमिक इफेक्ट के लिए कोशिश करते हैं लेकिन एक्सपेक्टेड प्रभाव नहीं दे पाते। मिकी 17 एडवर्ड एश्टन के नॉवल मिकी 7 पर तो बेस्ड है। कहानी मिकी बार्नेस यानी रॉबर्ट पैटिंसन के आसपास यानी इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व होती है, जो एक एक्सपेंडेबल है। ऐसे कर्मचारी जो ख़तरनाक मिशंस पर भेजे जाते हैं और मरने पे उनका नया शरीर रीजनरेट होता है पुरानी यादों के साथ। मूवी में मिकी की जर्नी दिखाई गई है जब वो एक कोलोनाइजेशन मिशन पर होता है और अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस के सवालों का सामना करता है। बॉन्ग जून-हो ने इस मूवी में अपनी पहली फिल्म्स की तरह ही सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया है। मूवी में डार्क ह्यूमर और सटायर का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि रॉबर्ट पैटिंसन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी प्रशंसित हुआ, जो मिकी के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को इफ़ेक्टिवली पोर्ट्रे तक करता है। अगर हम एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो मिकी 17 ने मेटाक्रिटिक पर 75 का स्कोर हासिल किया है, जो जनरली फेवरेबल है। येलो कलर के उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है इसे। मूवी की कहानी, डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस को अधिकांश क्रिटिक्स ने सराहा है, जबकि कुछ ने मिक्स रिस्पॉन्सेस दिए हैं। अगर आपको थॉट प्रोवोकिंग साइंस फिक्शन मूवीज़ पसंद है जो सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करती हैं, तो मिकी 17 आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी है। मिकी 17 बॉन्ग जून-हो की नई साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी है जो एडवर्ड एश्टन के 2022 के नॉवल मिकी 7 पर बेस्ड है। इस मूवी की कहानी डिस्टोपियन भविष्य में सेट है, जहां क्लोनिंग और अंतरिक्ष कोलोनाइजेशन आम बात है। कहानी का मूल किरदार मिकी बार्नेस यानी रॉबर्ट पैटिंसन है, जो एक एक्सपेंडेबल हैं, ऐसे कर्मचारी जो खतरनाक मिशंस के लिए भेजे जाते हैं और मरने पर उनका न्यू क्लोन बना दिया जाता है। मिकी अपनी 17 वेन इटीरेशन में है और हर बार मरने के बाद उसकी नई कॉपी बनाई जाती है पुरानी यादों के साथ। मूवी का कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब मिकी 17 एक मिशन के दौरान गलतफहमी के कारण मरा हुआ समझा जाता है और उसका नया क्लोन यानी मिकी 18 एक्टिवेट कर दिया जाता है। जब मिकी 17 वापस आता है और अपने नए क्लोन से मिलता है तो कॉलोनी के नियमों के अनुसार एक ही समय पर 2 क्लोन्स का होना अवैध है और अगर दोनों पकड़े गए तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस परिस्थिति में दोनों मिकीज को अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस के सवालों का सामना करना पड़ता है और कॉलोनी के ऑपरेसिव लीडर्स के खिलाफ भी लड़ाई करनी पड़ती है। मूवी में नाओमी एकी ने नाशा एडजाया का किरदार निभाया है, जो मिकी की प्रेमिका है और उसके एक पुराने क्लोन की गर्लफ्रेंड थी। स्टीवन यॉन ने टीमो का किरदार अदा किया है, जो एक पायलट और मिकी का दोस्त है। मार्क रफलो ने कीनेथ मार्शल का कैरेक्टर निभाया है, जो एक एगोमैनियकल फैसिस्ट पॉलिटिशियन है और नील फेहिम कॉलोनी पर अपने सिंस्टर प्लान्स रखता है। टॉनी कॉलेट ने ग्वांडोलिन का किरदार अदा किया है, जो मार्शल की डेवियस और कंट्रोलिंग पत्नी है। मूवी की कहानी क्लोनिंग, आइडेंटिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करती है। मिकी का हर इटरेशन उसके लिए एक नई जिंदगी है, लेकिन उसकी यादें और एक्सपीरियंसेस उसके पीछे वर्जन से जुड़े होते हैं। जब 2 मिकीज़ एक ही समय पर मौजूद होते हैं तो उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी और एग्जिस्टेंस के मायने समझ में आते हैं। ये सिचुएशन एथिकल और फिलोसफिकल क्वेश्चंस को जन्म देती है, जैसे कि एक व्यक्ति की असली पहचान क्या है जब उसके मल्टीपल क्लोन्स एग्जिट करते हैं। मूवी में डार्क ह्यूमर और सटायर का भी
प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है। बॉन्ग जून-हो ने अपने पहले के कामों में भी सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया है और इस मूवी में भी उन्होंने क्लोनिंग और ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के माध्यम से सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दिखाया है। मिकी का हर बार मरना और वापस आना एक तरह से ह्यूमन लाइफ की डी इवैल्यूएशन को दिखाता है, जहां एक व्यक्ति की ज़िंदगी सिर्फ एक कॉमोडिटी बनकर रह जाती है। मूवी की शूटिंग वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज लीविस्टन में 2 अगस्त 2022 को स्टार्ट हुई थी और दिसंबर 2022 में ख़त्म भी हो गई थी। मूवी का बजट 80 से 118 मिलियन डॉलर्स के बीच का था। मिकी 17 का वर्ल्ड प्रीमियर 75th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 फरवरी 2025 को हुआ और साउथ कोरिया में ये मूवी 28 फरवरी 2025 को रिलीज़ होगी। यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी 7 मार्च 2025 को रिलीज़ होगी। मूवी को क्रिटिक्स से जनरली फेवरेबल रिव्यूज़ मिले। मेटाक्रिटिक पर जो वेटेड एवरेज यूज़ करता है, मूवी को 19 क्रिटिक्स के आधार पर 100 में से 75 का स्कोर मिला, जो जनरली फेवरेबल रिव्यूज़ को इंडिकेट करता है। रॉटन टमेटोज़ पर 35 क्रिटिक्स के रिव्यूज़ में से 89% पॉजिटिव हैं और एवरेज रेटिंग 7.6 है। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाती हैं कि मूवी ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का ही दिल जीत लिया है। मिकी 17 एक थॉट प्रोवोकिंग मूवी है जो क्लोनिंग आइडेंटिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करती है। बॉन्ग जून-हो का डायरेक्शन और रॉबर्ट पैटिंसन का परफॉर्मेंस मूवी की स्ट्रेंथ है, जो ऑडियंस को एंगेज करते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आपको साइंस फिक्शन और डार्क ह्यूमर पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट मूवी है। मिकी 17 तो एक साइंस फिक्शन ब्लैक कॉमेडी मूवी है ही, जिसे बॉन्ग जून ने डायरेक्ट किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मूवी का विषय क्लोनिंग आइडेंटिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करता है और जो इसे एक मैच्योर ऑडियंस के लिए उपयुक्त बनाता है। मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन यानी कि MPA ने मिकी 17 को R रेटिंग दी है, जो ये दर्शाता है कि मूवी 17 वर्ष और उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त है। इस रेटिंग का मतलब ये होता है कि मूवी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किशोर अवस्था से छोटे बच्चों के लिए अनुचित हो सकते हैं। निम्नलिखित कारणों के कारण इस मूवी को R रेटिंग प्राप्त हुई है, जैसे कि हिंसा और यानी इन शॉर्ट की वायलेंट कंटेंट। मूवी में कई सारे इंटेंस साइंस फिक्शन एक्शन सीन्स हैं जो हिंसा और रक्तपात से भरपूर है, खून खराबे से। मिकी बार्नेस जो एक एक्सपेंडेबल है, खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जहां उसकी मौत होने पर उसके नए क्लोन्स बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस में कई बार उसकी मृत्यु और पुनर्जन्म को ग्राफिक तरीके से दिखाया गया है, जो कुछ ऑडियंस के लिए असहज हो सकता है। इन सीन्स में एलियन प्राणियों के साथ लड़ाई, ह्यूमन कैरेक्टर्स के बीच टकराव और क्लोनिंग प्रोसेस के दौरान होने वाली हिंसा शामिल है। ये सभी सीन्स मूवी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी विविड इमेजरी के कारण ये छोटे बच्चों के लिए अनुचित हो सकते हैं। कठोर भाषा का यूज़ किया गया यानी लैंग्वेज थ्रू आउट। मूवी में कई जगह कठोर और अश्लील भाषा का यूज़ किया गया है। कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज शामिल है जो उनके इमोशंस और सिचुएशंस को प्रकट करती हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग कई सीन्स में होता है जो मूवी के मैच्योर थीम को दर्शाता है। ये भाषा का यूज़ कुछ ऑडियंस के लिए अच्छा नहीं होता, विशेष रूप से यदि वे इसे युवा दर्शकों के साथ देख रहे हैं तो। सेक्सुअल कंटेंट भी इसमें शामिल है। मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो सेक्सुअल कंटेंट और सेक्सुअलिटी को दर्शाते हैं। इन सीन्स में कैरेक्टर्स के बीच की सेक्सुअल कंटेंट स्थितियों को दिखाया गया है जो कहानी के विकास के लिए आवश्यक है। ये सीन्स मूवी के मैच्योर नेचर को और गहराई देते हैं, लेकिन ये छोटे ऑडियंस के लिए अनुचित हो सकते हैं। इन सीन्स में पार्शियल न्यूडिटी और सजेस्टिव डायलॉग शामिल हैं जो मूवी के ओवरऑल टोन के साथ मेल खाते हैं। नशा, ड्रग, ये सब यानी ड्रग मटेरियल से ये सब भरा पड़ा है। तो देखो, मूवी में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो जहाँ कैरेक्टर्स को फ्यूचरिस्टिक ड्रग्स का यूज़ करते हुए दिखाया गया है। ये सीन्स दिखाते हैं कि कैसे कुछ लोग हार्श इन्वायरमेंट या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से डील करने के लिए इन सब्सटेंसेस का सहारा लेते हैं।
ये डिपिक्शन मूवी के डिस्टोपियन टोन को मजबूत बनाता है, लेकिन ये छोटे ऑडियंस के लिए गलत संदेश दे सकता है, इसलिए इन सीन्स के कारण भी ये मूवी को आर रेटिंग दी गई है। पेरेंट्स के लिए एक सजेशन है, यदि आप इस मूवी को अपने किशोर अवस्था के बच्चों के साथ देखने का विचार कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले खुद देखें, मूवी देखने के बाद उनके साथ इसके थीम्स पर चर्चा करें। क्लोनिंग, आइडेंटिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे विषय पर बात करना उनके लिए शिक्षा प्राप्त हो सकता है। निर्देशन प्रदान करें, मूवी देखते समय उन्हें समझाएं कि हिंसा, अश्लील भाषा, यौन सामग्री और ड्रग्स का डिपिक्शन सिर्फ कहानी के कॉन्टेक्स्ट में है और ये व्यवहार वास्तविक जीवन में अनुकराय नहीं है। तो ओवरऑल मिकी 17 एक थॉट प्रोवोकिंग मूवी है जो क्लोनिंग और ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इसकी आर रेटिंग हिंसा, कठोर भाषा, यौन सामग्री और ड्रग्स का यूज़ डिपिक्शंस के कारण दी गई है। ये मूवी मैच्योर ऑडियंस के लिए उपयुक्त है जो साइंस फिक्शन और फिलोसफिकल विषयों में रुचि रखते हैं। पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे मूवी देखने से पहले इसके कंटेंट को समझें और डिसाइड करें कि ये उनके बच्चों के लिए सही मूवी है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि ये उनके लिए सही है और वो उससे गलत चीज़ नहीं सीखेंगे तो ये मूवी वो अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। मिकी 17 एक बहुत ही प्रतिष्ठित साइंस फिक्शन ब्लैक कॉमेडी मूवी है जिसे प्रसिद्ध फिल्म मेकर बॉन्ग जून-हो ने लिखा है, निर्मित किया है और निर्देशित भी किया है। ये मूवी एडवर्ड एस्टन ने 2022 के उपन्यास मिकी 7 पर बेस्ड है और इसमें रॉबर्ट पैटिंसन मुख्य भूमिका में है। मूवी की कहानी तो एक एक्सपेक्टेबल व्यक्ति के 17th वीन क्लोन मिकी के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है जो एक दुर्गम ग्रह नीलफेम पर ह्यूमन कॉलोनी के लिए खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। अगर किसी मिशन में उसकी मौत हो जाती है तो उसका एक नया क्लोन उसकी पुरानी यादों के साथ तैयार किया जाता है। मूवी की विकास यात्रा और शुरुआती रिलीज तिथि। मूवी का विकास जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ जब बॉन्ग जून-हो ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की। रॉबर्ट पैटिंसन को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया और उनके साथ नेओमी आकी, टोनी कॉलेट, मार्क रफेलो और स्टीवन यॉन जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों को कास्ट किया गया। शूटिंग 2 अगस्त 2022 को वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज लिविंगस्टन में प्रारंभ हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। मूवी का पहला रिलीज डेट मार्च 2024 यानी 2023 का सैग एफ्ट्रा और WGA हड़ताल और उनका प्रभाव। 2023 में हॉलीवुड 2 बड़े हड़तालों से प्रभावित हुआ। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका दैट इज़ WGA का हड़ताल जो मई 2023 में शुरू हुआ और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्ट्स दैट इज़ SAG-AFTRA का हड़ताल जो जुलाई 14, 2023 को प्रारंभ हुआ। ये दोनों हड़ताल स्ट्रीमिंग सेवाओं द्वारा उचित शुल्क ना देने, AI का प्रयोग और अन्य मामलों पर अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के साथ विवादों के कारण हुए थे। इन हड़तालों का प्रभाव कई मूवीज़ और टेलीविजन प्रोजेक्ट पर पड़ा जिसमें मिकी 17 भी इंक्लूडेड था। मिकी 17 की रिलीज डेट में देर का कारण। यद्यपि मिकी 17 की शूटिंग दिसंबर 2022 में समाप्त हो चुकी थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान कुछ काम अभी भी बाकी था। 2023 के हड़तालों के कारण कई पोस्ट प्रोडक्शन कर्मचारियों ने भी काम बंद कर दिया, जैसे मूवी के एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट और साउंड डिज़ाइन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मूवी की रिलीज तिथि को मार्च 29 से आगे बढ़कर जनवरी 31, 2025 किया गया, जिसमें साउथ कोरिया में रिलीज़ 3 दिन पहले होने वाली थी। इसके बाद रिलीज़ तिथि को अप्रैल 18, 2025 और अंततः मार्च 7, 2025 को किया गया। मूवी का विशेष प्रथम प्रदर्शन 75th बर्लिन इंटरनेशनल मूवी फेस्टिवल में 15 फरवरी 2025 को हुआ और साउथ कोरिया में ये मूवी फरवरी 28, 2025 को रिलीज़ हुई जो विश्वव्यापी रिलीज से एक सप्ताह पहले थी। हड़तालों का व्यापक प्रभाव। SAG-AFTRA और WGA हड़तालों का प्रभाव केवल मिकी 17 तक सीमित नहीं था।
इन हड़तालों के कारण हॉलीवुड में कई अन्य फिल्म और टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स भी प्रभावित हुई। कई प्रोजेक्ट्स की शूटिंग रोकी गई, रिलीज तिथियां बदली गईं और कुछ तो अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिए गए। इन हड़तालों के कारण सदर्न कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था को लगभग $6.5 बिलियन का नुकसान हुआ और 45,000 नौकरियां प्रभावित हुईं। ये हड़ताल 1960 के बाद पहली बार था जब एक्टर्स और राइटर्स एक साथ हड़ताल पर गए थे और ये हॉलीवुड के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। अंततः मिकी 17 की रिलीज़ में देरी का मूल कारण 2023 के SAG-AFTRA यानी AFTRA और WGA हड़ताल थे, जिन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों में विलंब किया। इन हड़तालों को प्रभाव केवल इस मूवी पर नहीं बल्कि पूरे मूवी और टेलीविज़न उद्योग पर पड़ा, जिससे कई प्रोजेक्ट्स की रिलीज तिथियां प्रभावित हुई और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान उठाना पड़ा। अब मूवी अंततः 7 मार्च 2025 को रिलीज़ होने जा रही है और ऑडियंस की प्रतीक्षित फिल्म का आनंद लेने के लिए भी उत्सुक है। मिकी 17 और मून दोनों ही साइंस फिक्शन फिल्मों में हैं जो क्लोनिंग और ह्यूमन आइडेंटिटी के विषय को एक्सप्लोर करती है। दोनों मूवीज़ में कुछ मिलते जुलते थीम्स और प्लॉट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनके विषय, वास्तु और प्रस्तुति में भी अंतर है। डनकन जोनास द्वारा निर्देशित मून एक लो बजट ब्रिटिश साइंस फिक्शन मूवी है जो 2009 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में सैम रॉकवेल ने मुख्य किरदार सैम बेल का अभिनय किया, जो एक लूना माइनिंग फैसिलिटी पर 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है। अपनी अवधि के अंत में सैम को पता चलता है कि वो खुद एक क्लोन है और उसके कई अनुयायी वर्जन्स भी हैं। ये खुलासा उसके अस्तित्व और आइडेंटिटी पर प्रश्न उठाता है और मूवी के इस मुद्दे पर केंद्रित है कि कॉरपोरेशंस अपने कर्मचारियों को कैसे एक डिस्पोजेबल रिसोर्स के रूप में देखते हैं। मिकी 17 2025 का संक्षिप्त परिचय। बॉन्ग जून-हो द्वारा निर्देशित मिकी 17 एक अपकमिंग साइंस फिक्शन ब्लैक कॉमेडी मूवी है जो एडवर्ड एश्टन की 2022 के उपन्यास मिकी 7 पर बेस्ड है। इस मूवी में रॉबर्ट पैटिंसन ने मुख्य किरदार मिकी बैर्नेस का अभिनय किया है, जो एक एक्सपेंडेबल है, ऐसा व्यक्ति जो खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और मरने पर उसका नया क्लोन उसकी यादों के साथ बनाया जाता है। कहानी तब मोड़ लेती है जब मिकी 17 एक मिशन के दौरान मरा नहीं जाता, लेकिन उसका नया क्लोन मिकी 18 तैयार कर दिया जाता है। अब दोनों वर्जन्स को अपने अस्तित्व और कॉलोनी के नियमों से जूझना पड़ता है, क्योंकि एक समय में सिर्फ एक ही एक्सपेंडेबल का होना अनुमानित है। दोनों मूवी में क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट मुख्य है, जहां मुख्य किरदार अपनी ही क्लोन से मिलता है और अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाता है। मून में सैम बेल अपनी क्लोन से मिलने के बाद अपनी असली होने पर संदेह करता है। मिकी 17 में मिकी बैर्नेस अपने नए क्लोन से मिलता है जो उसके अस्तित्व और आइडेंटिटी के मुद्दों को एक्सप्लोर करती है। मून में कहानी इस बात पर केंद्रित है कि कैसे कॉरपोरेशंस अपने कर्मचारियों को रिप्लेसेबल समझते हैं, उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं समझते। मिकी 17 में भी यही विचार प्रस्तुत है, जहां एक्सपेंडेबल्स को खतरनाक मिशंस पर भेजा जाता है और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बस क्लोन करके रिप्लेस कर दिया जाता है। ये दोनों मूवीज़ में कॉरपोरेट ग्रीड और ह्यूमन लाइफ की अवहेलना को दर्शाया गया है। मून एक लो बजट मूवी थी जिसका बजट लगभग 5 मिलियन था और ये एक सिंगल लोकेशंस में शूट की गई थी, जो उसके क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस को बढ़ाता है। दूसरी ओर मिकी 17 का बजट काफ़ी अधिक है, जो 80 to 180 मिलियन के बीच है, और ये मूवी विशाल स्केल पर बनी है, जो इसके विशाल सेट और विजुअल इफेक्ट्स में प्रकट होता है। मून एक सीरियस इंट्रोस्पेक्टिव मूवी है जो एक्सेंशियल थीम्स को एक्सप्लोर करती है। मिकी 17 एक ब्लैक कॉमेडी है जो सीरियस विषय को कॉमेडी के साथ प्रस्तुत करती है, जो बॉन्ग जून की फिल्म मेकिंग स्टाइल का एक ख़ास पहलू है। यदि आपको मून पसंद आई थी तो संभव है कि आप मिकी 17 को भी पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों फिल्मों में कुछ मिलते जुलते थीम्स हैं, लेकिन दोनों फिल्मों की प्रस्तुति, स्केल और टोनल डिफरेंसेस उन्हें अपने अपने तरीके से यूनिक बनाते हैं। मिकी 17 को कई लोग ब्लेड रनर 2049 और द प्रेस्टीज से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों फिल्मों में क्लोनिंग और आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है।
ये तुलना इन फिल्मों के विषय, वस्तु, थीम्स और प्रस्तुति के आधार पर की जा रही है। ब्लेड रनर 2049 और मिकी 17 क्लोनिंग और आइडेंटिटी का अन्वेषण। ब्लेड रनर 2049 जो आई थी 2017 डेनिस विलेन्यू द्वारा निर्देशित एक साइंस फिक्शन मूवी है जो रिडली स्कॉट की 1982 की मूवी ब्लेड रनर का सीक्वल है। इस मूवी की कहानी 2049 में घटित होती है जहां बायो इंजीनियर्ड ह्यूमंस जिन्हें रिप्लिकेंट्स कहा जाता है स्लेव लेबर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मूवी का मुख्य किरदार के रायन गॉसलिंग एक रेप्लिकेंट और ब्लेड रनर है जो रॉग रेप्लिकेंट को रिटायर करने का काम करता है। अपने एक मिशन के दौरान के एक ऐसे राज का पता लगाता है जो उसके अपने अस्तित्व और समझ पर प्रश्न उठाता है। मिकी 17 में भी क्लोनिंग और आइडेंटिटी का विचार मुख्य बिंदु है। मिकी एक एक्सपेंडेबल है जो खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और मरने पर उसका नया क्लोन उसकी पुरानी यादों के साथ बनाया जाता है। जब एक मिशन के दौरान मिकी बचा रहता है और उसका नया क्लोन भी तैयार हो जाता है तो दोनों क्लोन्स को अपने अस्तित्व और समझ में अपनी जगह के बारे में सोचना पड़ता है। दोनों फिल्मों में क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट व्यक्ति की आइडेंटिटी, अस्तित्व और मानव अधिकारों पर प्रभाव को एक्सप्लोर करते हैं। ब्लेड रनर 2049 में रेप्लिकांट्स की क्लोनिंग उन्हें मानव से कम महत्वपूर्ण बनाती है, जबकि मिकी 17 में एक्सपेंडेबल्स की क्लोनिंग उन्हें डिस्पोजेबल बनाकर उनकी मानवता पर क्वेश्चन उठाती है। द प्रेस्टीज और मिकी 17 क्लोनिंग और व्यक्ति की पहचान। द प्रेस्टीज जो आई थी 2006 में क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो दो जादूगरों रॉबर्ट एंजियर और एल्फ्रेड बॉर्डन के बीच की स्पर्धा पर बेस्ड है। एंजियर एक ट्रिक को अंजाम देने के लिए क्लोनिंग का यूज़ करता है जिसमें वो अपने आप को क्लोन करता है और हर परफॉर्मेंस के दौरान अपने क्लोन को मार देता है। ये कहानी क्लोनिंग के माध्यम से व्यक्ति की पहचान, अस्तित्व और नैतिकता के विचारों को एक्सप्लोर करती है। मिकी 17 में भी क्लोनिंग का यूज़ व्यक्ति की पहचान और अस्तित्व के विचारों को एक्सप्लोर करने के लिए किया गया है। जब एक मिशन के बाद असली मिकी और उसका क्लोन दोनों जिंदा रहते हैं तो उन्हें अपने अस्तित्व और पहचान के बारे में नए सवालों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति द प्रेस्टीज में एंजियर के क्लोनिंग के प्रयोग से मिलती जुलती है, जहां क्लोनिंग व्यक्ति की असली पहचान और अस्तित्व पर प्रश्न उठाती है। मिकी 17, ब्लेड रनर 2049 और द प्रेस्टीज, इन तीनों फिल्मों में क्लोनिंग और आइडेंटिटी के विचारों को एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन हर मूवी में अपने अलग दृष्टिकोण और प्रस्तुति के माध्यम से इन विचारों को दर्शाती है। ये तुलना इन फिल्मों के विषय, वस्तु और थीम्स के आधार पर की गई है जो ऑडियंस को क्लोनिंग और व्यक्ति की पहचान के विचारों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप इंसेप्शन, इंटरस्टेलर या पैरासाइट जैसे फिल्मों के आनंद लेते हैं तो मिकी 17 भी आपके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग, रोमांचक, सिनेमैटिक अनुभव हो सकती है। इन फिल्मों के साथ मिकी 17 की तुलना उनके कॉम्प्लेक्स विषय, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स और थीम्स के आधार पर की जा सकती है। इंसेप्शन और मिकी 17 कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग और रियलिटी का अन्वेषण। इंसेप्शन जो आई थी 2010 में क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक साइंस फिक्शन मूवी है जो सपनों की दुनिया और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को एक्सप्लोर करती है। मूवी की कहानी मल्टी लेयर्ड है जिसमें सपनों के अंदर सपने दिखाए गए हैं जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती हैं कि वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है। मिकी 17 में भी कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया गया है। मूवी एक एक्सपेंडेबल व्यक्ति मिकी बैनस की कहानी है जो खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और मरने पर उसका नया क्लोन उसकी यादों के साथ बनाया जाता है। जब तक एक मिशन के दौरान असली मिकी बचा रहता है और उसका नया क्लोन भी तैयार हो जाता है तो दोनों वर्जन्स को अपने अस्तित्व और आइडेंटिटी के सवालों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी ऑडियंस को वास्तविकता, अस्तित्व और सेल्फ आइडेंटिटी के विचारों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, जो इंसेप्शन की तरह ही कॉम्प्लेक्स और सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। इंटरस्टेलर और मिकी 17, अंतरिक्ष यात्रा और मानवता का प्रश्न। इंटरस्टेलर
2014 भी क्रिस्टोफर नोलान की एक साइंस फिक्शन मूवी है जो अंतरिक्ष यात्रा, समय और मानवता के भविष्य के विषय को एक्सप्लोर करती है। मूवी में मानव जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नए ग्रहों की तलाश में अंतरिक्ष में यात्रा करती है, जहां समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मिकी 17 में भी अंतरिक्ष यात्रा और मानवता के प्रश्न मुख्य बिंदु हैं। मिकी बार्नेस एक इंटरस्टेलर कॉलोनी में एक्सपेंडेबल के रूप में काम करता है, जहां उसकी जीवन और मृत्यु एक साइकिल में चलती रहती है। मूवी मानव जीवन के मूल्य, क्लोनिंग के नैतिक प्रश्न और अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य को एक्सप्लोर करती है, जो इंटरस्टेलर की तरह ही विचार प्रेरक है। पैरासाइट और मिकी 17, सामाजिक वर्ग और असमानता। पैरासाइट, जो रिलीज हुई थी 2019, बॉन्ग जून-हो द्वारा निर्देशित एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है जो सामाजिक वर्ग, असमानता और क्लास स्ट्रगल के विषय को एक्सप्लोर करती है। मूवी में एक गरीब परिवार धोखे से एक अमीर परिवार के घर में नौकरियां हासिल करता है और कहानी आगे चलकर सामाजिक असमानता और व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। मिकी 17 में भी सामाजिक वर्ग और असमानता के थीम्स प्रमुख हैं। मिकी बार्नेस एक एक्सपेंडेबल है जिसे खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और मरने पर उसका क्लोन बनाया जाता है, जो उसके जीवन को एक डिस्पोजेबल कमोडिटी बना देता है। मूवी मानव जीवन के मूल्य, क्लोनिंग के नैतिक प्रश्न और सामाजिक व्यवस्था में असमानता को एक्सप्लोर करती है, जो पैरासाइट की तरह ही सामाजिक टिप्पणी करती है। मिकी 17 इन तीनों फिल्मों के थीम्स और स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स को अपने यूनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, पैरासाइट जैसी फिल्मों का आनंद आता है तो मिकी 17 भी आपके लिए एक रोमांचक और विचार प्रेरक सिनेमैटिक अनुभव साबित होगी। मिकी 17 बॉन्ग जून-हो की नई साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी ने रिलीज के बाद से ही क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस मूवी को रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 35 क्रिटिक्स के रिव्यूज़ में से 89% पॉजिटिव रेटिंग्स मिली हैं और एवरेज रेटिंग जो है वो 7.6 है आउट ऑफ 10। ये स्टैटिस्टिक्स इस बात का प्रमाण है कि मूवी ने काफ़ी प्रशंसा हासिल की है। रॉटन टोमेटोज पर रेटिंग का मतलब, रॉटन टोमेटोज पर किसी मूवी का टोमेटोमीटर स्कोर 80% को दर्शाता है, जो क्रिटिक्स ने मूवी को पॉजिटिव रिव्यू दिया है। इस केस में 89% का मतलब है कि 35 में से 31 क्रिटिक्स ने मिकी 17 को पॉजिटिव रिव्यू दिया है। एवरेज रेटिंग जो है वो है 7.6 आउट ऑफ 10 से पता चलता है कि क्रिटिक्स ने मूवी को ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्कोर बैठाया है। क्रिटिक्स की प्रतिक्रिया क्या है तो देखो, मूवी की प्रशंसा में कई क्रिटिक्स ने अपने विचार व्यक्त किए। स्लैश फिल्म की बीजे कोलांगिलो कहते हैं, बॉन्ग जून-हो ने मिकी 17 के साथ एक और मास्टरपीस बनाया है। उनकी सबसे अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज मूवी अब तक। इंडी वायर का डेविड एयरलिच लिखते हैं, निश्चिंत रहिए, बॉन्ग जून-हो अब भी बेहद अच्छी फिल्में बना रहे हैं। टोटल फिल्म की एमिली मोरे कहती हैं कि आप तुरंत ही रॉबर्ट पैटिंसन के शानदार परफॉर्मेंस से प्रभावित हो जाएंगे। डिस्कसिंग फिल्म के एंड्रयू जे सलाजार लिखते हैं, रॉबर्ट पैटिंसन एक क्रेजी, सबवर्सिव और हिलेरियस डुअल परफॉर्मेंस देते हैं। द प्लेलिस्ट के ट्रेज हचिनसन कहते हैं, ये बॉन्ग जून-हो का स्टारशिप ट्रूपर्स है। टोटल फिल्म की एमिली मोरे लिखती हैं, ये मूवी आज के समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट महसूस होती है। दी मैरी सो की रशेल लिशमैन कहती हैं, ये वही है जो मुझे बॉन्ग जून-हो के नाम में पसंद है। स्लैश फिल्म के बीजे कोलांगिलो लिखती हैं, ये एक डीपली हार्टफेल्ट और अनकम्फर्टेबली फनी म्यूजिक है कैपिटलिज्म, कोलोनाइजेशन और करप्शन पर। हमारे समय के लिए परफेक्ट मूवी। टोटल मूवी की एमिली मोरे कहती हैं, ये मूवी आज के समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
मूवी ने अपने रिलीज़ के बाद से क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का ध्यान अपनी तरफ तो खींच ही लिया है। इस मूवी को रिव्यू एग्रीगेटर वेबसाइट मेटाक्रिटिक पर 19 क्रिटिक्स के आधार पर 100 में से 75 का स्कोर मिला है, जो जनरली फेवरेबल रिव्यूज़ को दर्शाता है। ये स्कोर इस बात का संकेत है कि मूवी ने विशेषज्ञों से काफ़ी प्रशंसा प्राप्त की है। मेटाक्रिटिक स्कोर का मतलब क्या होता है? तो देखो, मेटाक्रिटिक एक रिव्यू एग्रीगेशन वेबसाइट है जो मूवीज़, टीवी शोज़, म्यूज़िक एल्बम और वीडियो गेम्स के रिव्यूज़ को संग्रहित करती है। ये अलग अलग सोर्सेज से रिव्यू को इकट्ठा करते हैं, उन्हें एक सिंगल न्यूमेरिकल स्कोर में कन्वर्ट करती है, जिसे मेटा स्कोर कहा जाता है। ये स्कोर 0 से 100 के बीच होता है और रिव्यूज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान में रखते हैं। मेटा स्कोर का रंगों के माध्यम से भी दर्शाया जाता है। 81 से 100 तक ग्रीन यानी यूनिवर्सल अक्लेम, 61 से 80 तक येलो जनरल फेवरेबल, 40 से 60 तक ऑरेंज मिक्स्ड और एवरेज वो होता है, और 0 से 39 तक वो रेड होता है, जनरली अनफेवरेबल होता है। मिकी 17 का मेटा स्कोर है 75, जो येलो रेंज में आता है और जनरली फेवरेबल रिव्यूज़ को दर्शाता है। इसका मतलब है कि अधिकांश क्रिटिक्स ने मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए हैं, लेकिन कुछ मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस भी हैं। क्रिटिक्स की प्रतिक्रिया के अकॉर्डिंग मेटा क्रिटिक पर मिकी 17 को 19 क्रिटिक्स के रिव्यूज़ के आधार पर 75 का स्कोर मिला है। इन रिव्यूज़ में से 13 पॉजिटिव, 5 मिक्स्ड और 0 नेगेटिव हैं। ये संख्याएं दिखाती हैं कि मूवी को अधिकांश क्रिटिक्स ने सराहा है, जबकि कुछ ने मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिए हैं। कई क्रिटिक्स ने मूवी की प्रशंसा की है। टोटल मूवी ने मूवी को 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर दिया है और कहा, मिकी 17 शुरू से ही फनी और चार्मिंग है, एक फैसिनेटिंग साइंस फिक्शन दुनिया का निर्माण करता है जो ह्यूमर, सटायर, एक्सिलरेटिंग जॉनर एलिमेंट के माध्यम से पावरफुल और टाइमली कंसर्न को एड्रेस करता है। बॉन्ग जोन-हो की अब तक की सबसे अच्छी इंग्लिश मूवी और शायद रॉबर्ट पैटिंसन की सबसे अच्छी फिल्म। स्लैश फिल्म ने 100 आउट ऑफ 19 का स्कोर दिया है और लिखा कि मिकी 17 हमारी भयानक रियलिटी को एक्सटेंशियल पैरेबल में बढ़ाता है, जो वर्किंग क्लास एग्जिस्टेंस की हेल को दी ट्विलाइट जोन की एलेजोरिक प्रिसिशन के साथ समझता है। ये उन लोगों की कहानी है जो होपलेस सर्कमस्टांसेस में प्यार, कनेक्शन और कम्युनिटी पाते हैं और एक रैलिंग कराई है कि हमें बेहतर जीने की शर्तें मिलनी चाहिए। कुछ क्रिटिक्स ने मिक्स रिव्यूज़ दिए हैं। दी हॉलीवुड रिपोर्टर ने 100 आउट ऑफ 60 का स्कोर दिया है और कहा कि बॉन्ग की एडवेंचरस नई मूवी केओटिक प्लॉटिंग के साथ आगे बढ़ती है, जैसे अक्सर उनकी मूवीज़ में होता है, लेकिन थीमैटिक कोहेरेंस निसर्जनक रूप से एल्यूसिव रहती है। बीबीसी ने 100 में 40 का स्कोर दिया और लिखा, बार बार लाइंस और सीन्स कॉमिक इफेक्ट के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रभाव नहीं दे पाते। मिकी 17 एडवर्ड एश्टन के नॉवल मिकी 7 पर तो बेस्ड है। कहानी मिकी बैरनेस यानी रॉबर्ट पैटिंसन के आसपास यानी इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व होती है, जो एक एक्सपेंडेबल है। ऐसे कर्मचारी जो ख़तरनाक मिशंस पर भेजे जाते हैं और मरने पे उनका नया शरीर रीजनरेट होता है पुरानी यादों के साथ। मूवी में मिकी की जर्नी दिखाई गई है जब वो एक कोलोनाइजेशन मिशन पर होता है और अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस के सवालों का सामना करता है। बॉन्ग जोन-हो ने इस मूवी में अपनी पहली फिल्म्स की तरह ही सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया है। मूवी में डार्क ह्यूमर और सटायर का इस्तेमाल किया गया है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है कि रॉबर्ट पैटिंसन का परफॉर्मेंस भी काफ़ी प्रशंसित हुआ, जो मिकी के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को इफ़ेक्टिवली पोर्ट्रे तक करता है। अगर हम एक ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो मिकी 17 ने मेटाक्रिटिक पर 75 का स्कोर हासिल किया है, जो जनरली फेवरेबल है। येलो कलर के उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है इसे। मूवी की कहानी, डायरेक्शन और परफॉर्मेंसेस को अधिकांश क्रिटिक्स ने सराहा है, जबकि कुछ ने मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस दिए हैं। अगर आपको थॉट प्रोवोकिंग साइंस फिक्शन मूवीज़ पसंद है जो सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करती हैं, तो मिकी 17 आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी है। मिकी 17 बॉन्ग जोन-हो की नई साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी है जो एडवर्ड एश्टन के 2022 के नॉवल मिकी 7 पर बेस्ड है।
इस मूवी की कहानी डिस्टोपियन भविष्य में सेट है, जहां क्लोनिंग और अंतरिक्ष कोलोनाइजेशन आम बात है। कहानी का मूल किरदार मिकी बार्नेस यानी रॉबर्ट पैटिंसन है, जो एक एक्सपेंडेबल हैं, ऐसे कर्मचारी जो खतरनाक मिशंस के लिए भेजे जाते हैं और मरने पर उनका न्यू क्लोन बना दिया जाता है। मिकी अपनी 17 वेन इटीरेशन में है और हर बार मरने के बाद उसकी नई कॉपी बनाई जाती है पुरानी यादों के साथ। मूवी का कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब मिकी 17 एक मिशन के दौरान गलतफहमी के कारण मरा हुआ समझा जाता है और उसका नया क्लोन यानी मिकी 18 एक्टिवेट कर दिया जाता है। जब मिकी 17 वापस आता है और अपने नए क्लोन से मिलता है तो कॉलोनी के नियमों के अनुसार एक ही समय पर 2 क्लोन्स का होना अवैध है और अगर दोनों पकड़े गए तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस परिस्थिति में दोनों मिकीज़ को अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस के सवालों का सामना करना पड़ता है और कॉलोनी के ऑपरेसिव लीडर्स के खिलाफ भी लड़ाई करनी पड़ती है। मूवी में नाओमी एकी ने नाशा एडजाया का किरदार निभाया है, जो मिकी की प्रेमिका है और उसके एक पुराने क्लोन की गर्लफ्रेंड थी। स्टीवन यॉन ने टीमो का किरदार अदा किया है, जो एक पायलट और मिकी का दोस्त है। मार्क रफलो ने कीनेथ मार्शल का कैरेक्टर निभाया है, जो एक एगोमैनियकल फैसिस्ट पॉलिटिशियन है और नील फेहिम कॉलोनी पर अपने सिंस्टर प्लान्स रखता है। टॉनी कॉलेट ने ग्वांडोलिन का किरदार अदा किया है, जो मार्शल की डेवियस और कंट्रोलिंग पत्नी है। मूवी की कहानी क्लोनिंग, आइडेंटिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करती है। मिकी का हर इटरेशन उसके लिए एक नई ज़िंदगी है, लेकिन उसकी यादें और एक्सपीरियंसेस उसके पीछे वर्जन से जुड़े होते हैं। जब 2 मिकीज़ एक ही समय पर मौजूद होते हैं तो उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी और एग्जिस्टेंस के मायने समझ में आते हैं। ये सिचुएशन एथिकल और फिलोसफिकल क्वेश्चंस को जन्म देती है, जैसे कि एक व्यक्ति की असली पहचान क्या है जब उसके मल्टीपल क्लोन्स एग्जिट करते हैं। मूवी में डार्क ह्यूमर और सटायर का भी प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है। बॉन्ग जून-हो ने अपने पहले के कामों में भी सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया है और इस मूवी में भी उन्होंने क्लोनिंग और ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन के माध्यम से सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दिखाया है। मिकी का हर बार मरना और वापस आना एक तरह से ह्यूमन लाइफ की डी इवैल्यूएशन को दिखाता है, जहाँ एक व्यक्ति की ज़िंदगी सिर्फ एक कमोडिटी बनकर रह जाती है। मूवी की शूटिंग वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज लीविस्टन में 2 अगस्त 2022 को स्टार्ट हुई थी और दिसंबर 2022 में ख़त्म भी हो गई थी। मूवी का बजट 80 से 118 मिलियन डॉलर्स के बीच का था। मिकी 17 का वर्ल्ड प्रीमियर 75th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 फरवरी 2025 को हुआ और साउथ कोरिया में ये मूवी 28 फरवरी 2025 को रिलीज़ होगी। यूनाइटेड स्टेट्स में ये मूवी 7 मार्च 2025 को रिलीज़ होगी। मूवी को क्रिटिक्स से जनरली फेवरेबल रिव्यूज़ मिले। मेटाक्रिटिक पर जो वेटेड एवरेज यूज़ करता है, मूवी को 19 क्रिटिक्स के आधार पर 100 में से 75 का स्कोर मिला, जो जनरली फेवरेबल रिव्यूज़ को इंडिकेट करता है। रॉटन टोमेटोज़ पर 35 क्रिटिक्स के रिव्यूज़ में से 89% पॉजिटिव हैं और एवरेज रेटिंग 7.6 है। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाती हैं कि मूवी ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का ही दिल जीत लिया है। मिकी 17 एक थॉट प्रोवोकिंग मूवी है, जो क्लोनिंग, आइडेंटिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करती है। बॉन्ग जून-हो का डायरेक्शन और रॉबर्ट पैटिंसन का परफॉर्मेंस मूवी की स्ट्रेंथ है, जो ऑडियंस को एंगेज करते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आपको साइंस फिक्शन और डार्क ह्यूमर पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट मूवी है। मिकी 17 तो एक साइंस फिक्शन ब्लैक कॉमेडी मूवी है ही, जिसे बॉन्ग जून ने डायरेक्ट किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मूवी का विषय क्लोनिंग, आइडेंटिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करता है और जो इसे एक मैच्योर ऑडियंस के लिए उपयुक्त बनाता है। मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन यानी कि MPA ने मिकी 17 को R रेटिंग दी है, जो ये दर्शाता है कि मूवी 17 वर्ष और उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त है। इस रेटिंग का मतलब ये होता है कि मूवी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किशोर अवस्था से छोटे बच्चों के लिए अनुचित हो सकते हैं,
निम्नलिखित कारणों के कारण इस मूवी को आर रेटिंग प्राप्त हुई है, जैसे कि हिंसा और यानी इन शॉर्ट की वायलेंट कंटेंट। मूवी में कई सारे इंटेंस साइंस फिक्शन एक्शन सीन्स हैं जो हिंसा और रक्तपात से भरपूर है, खून खराबे से। मिकी बार्नेस जो एक एक्सपेंडेबल है, खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है जहां उसकी मौत होने पर उसके नए क्लोन्स बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस में कई बार उसकी मृत्यु यानी और पुनर्जन्म को ग्राफिक तरीके से दिखाया गया है, जो कुछ ऑडियंस के लिए असहज हो सकता है। इन सीन्स में एलियन प्राणियों के साथ लड़ाई, ह्यूमन कैरेक्टर्स के बीच टकराव और क्लोनिंग प्रोसेस के दौरान होने वाली हिंसा शामिल है। ये सभी सीन्स मूवी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी विविड इमेजरी के कारण ये छोटे बच्चों के लिए अनुचित हो सकते हैं। कठोर भाषा का यूज़ किया गया यानी लैंग्वेज थ्रू आउट। मूवी में कई जगह कठोर और अश्लील भाषा का यूज़ किया गया है। कैरेक्टर्स के डायलॉग्स में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज शामिल है जो उनके इमोशंस और सिचुएशंस को प्रकट करती हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग कई सीन्स में होता है जो मूवी के मैच्योर थीम को दर्शाता है। ये भाषा का यूज़ कुछ ऑडियंस के लिए अच्छा नहीं होता, विशेष रूप से यदि वे इसे युवा दर्शकों के साथ देख रहे हैं तो। सेक्सुअल कंटेंट भी इसमें शामिल है। मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो सेक्सुअल कंटेंट और सेक्सुअलिटी को दर्शाते हैं। इन सीन्स में कैरेक्टर्स के बीच की सेक्सुअल कंटेंट स्थितियों को दिखाया गया है जो कहानी के विकास के लिए आवश्यक है। ये सीन्स मूवी के मैच्योर नेचर को और गहराई देते हैं, लेकिन ये छोटे ऑडियंस के लिए अनुचित हो सकते हैं। इन सीन्स में पार्शियल न्यूडिटी और सजेस्टिव डायलॉग शामिल हैं जो मूवी के ओवरऑल टोन के साथ मेल खाते हैं। नशा, ड्रग, ये सब यानी ड्रग मटेरियल से ये सब भरा पड़ा है। तो देखो, मूवी में कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो जहाँ कैरेक्टर्स को फ्यूचरिस्टिक ड्रग्स का यूज़ करते हुए दिखाया गया है। ये सीन्स दिखाते हैं कि कैसे कुछ लोग हार्श इन्वायरमेंट या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से डील करने के लिए इन सब्सटेंसेस का सहारा लेते हैं। ये डिपिक्शन मूवी के डिस्टोपियन टोन को मजबूत बनाता है, लेकिन ये छोटे ऑडियंस के लिए गलत संदेश दे सकता है। इसलिए इन सीन्स के कारण भी ये मूवी को आर रेटिंग दी गई है। पेरेंट्स के लिए एक सजेशन है, यदि आप इस मूवी को अपने किशोर अवस्था के बच्चों के साथ देखने का विचार कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले खुद देखें, मूवी देखने के बाद उनके साथ इसके थीम्स पर चर्चा करें। क्लोनिंग, आइडेंटिटी और ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे विषय पर बात करना उनके लिए शिक्षा प्राप्त हो सकता है। निर्देशन प्रदान करें, मूवी देखते समय उन्हें समझाएं कि हिंसा, अश्लील भाषा, यौन सामग्री और ड्रग्स का डिपिक्शन सिर्फ कहानी के कॉन्टेक्स्ट में है और ये व्यवहार वास्तविक जीवन में अनुकराय नहीं है। तो ओवरऑल मिकी 17 एक थॉट प्रोवोकिंग मूवी है जो क्लोनिंग और ह्यूमन एग्जिस्टेंस जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इसकी आर रेटिंग हिंसा, कठोर भाषा, यौन सामग्री और ड्रग्स का यूज़ डिपिक्शंस के कारण दी गई है। ये मूवी मैच्योर ऑडियंस के लिए उपयुक्त है जो साइंस फिक्शन और फिलोसफिकल विषयों में रुचि रखते हैं। पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे मूवी देखने से पहले इसके कंटेंट को समझें और डिसाइड करें कि ये उनके बच्चों के लिए सही मूवी है या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि ये उनके लिए सही है और वो उससे गलत चीज़ नहीं सीखेंगे तो ये मूवी वो अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं। डेडपुल और मिकी 17 दोनों ही फिल्म्स अपनी अपनी विशेष शैली और विषय वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि दोनों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन उनके मध्य काफ़ी अंतर भी है। आइए इन दोनों मूवीज़ का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। शैली और मुद्दा। डेडपुल ये मूवी एक एंटी हीरो पर आधारित है जो अपने व्यंग और चतुराई के लिए जाना जाता है। मूवी में चतुर डायलॉग, तोड़ फोड़ और चतुराई से भरे हुए एक्शन सीन्स हैं। ये एक सुपर हीरो फिल्म है जो अपने आक्रामक व्यंग्य और चतुराई के लिए फेमस है। वहीं अगर हम बात करें मिकी 17 की, तो ये मूवी क्लोनिंग और मानव अस्तित्व के प्रश्नों को एक्सप्लोर करती है। इसमें गहरे विचार और सामाजिक संदेश हैं जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा है जो क्लोनिंग और मानव अस्तित्व के प्रश्नों को एक्सप्लोर करती है। मुख्य किरदार डेडपुल में जो है वो है वेड विल्सन यानी डेडपुल। एक एंटी हीरो है जो अपने
चतुराई और तोड़ फोड़ के लिए जाना जाता है। उसका किरदार व्यंग और चतुराई से भरा पड़ा है। मिकी 17। मिकी बैरनेस एक एक्सपेंडेबल व्यक्ति है जो खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है। उसका किरदार क्लोनिंग और मानव अस्तित्व के प्रश्नों से जुड़ा है। समर्थन, किरदार और कास्ट। डेडपुल मूवी में वेड विल्सन के अलावा अन्य म्यूटेंट्स और सुपर हीरोज हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मिकी 17 मूवी में नाओमी एक्की, स्टीवन यॉन, टॉनी कॉलेट और मार्क रफेलो जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों का समर्थन है जो कहानी को और भी प्रभावित बनाते हैं। सामाजिक संदेश। डेडपुल ये मूवी मूल रूप से मनोरंजन पर केंद्रित है, यानी एंटरटेनमेंट पर केंद्रित है, लेकिन इसमें व्यंग के माध्यम से कुछ सामाजिक मुद्दों पर भी टिप्पणियाँ की गई हैं। ये मूवी क्लोनिंग, मानव अस्तित्व और सामाजिक असमानता जैसे गहरे विषय को एक्सप्लोर करती है जो ऑडियंस को सोचने पर भी मजबूर करते हैं। सिनेमेटोग्राफी और दृश्य प्रभाव। डेडपुल मूवी में वाइब्रेंट और डायनामिक विजुअल्स हैं जो एक्शन सीन्स को और भी रोमांचक बनाते हैं। मिकी 17 मूवी के दृश्य प्रभाव और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही प्रभावित करने वाले हैं जो ऑडियंस को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। डेडपुल मूवी को समीक्षकों से बहुत ही यानी क्रिटिक्स से बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा मिली है और इसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। मूवी को समीक्षाओं से बहुत ही प्रशंसा मिली है। ये हम मिकी 17 की बात कर रहे हैं और रॉटन टोमेटोज़ पर भी इसने 88% की रेटिंग हासिल की है जो इसकी सफलता और दर्शकों के बीच इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। यदि आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो आपकी हंसाए, रोमांटिक करे और तो डेडपुल आपके लिए सही चयन है। वहीं अगर आप एक गहरी सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी तलाश करें तो मिकी 17 आपको निराश नहीं करेगी। और हाँ, अगर इसके बारे में डेडपुल के बारे में और कुछ जानना है तो इस वीडियो के एंड तक देखिए। हम आपको डेडपुल और मिकी 17 का एक एक्सप्लेनेशन देंगे। पहले अब हम डेडपुल का फुल मूवी जान लेते कि वो क्या है क्या नहीं, उसके बाद आप क्लियर कर पाओगे कि मिकी 17 और डेडपुल एक दूसरे से कितनी भिन्न है। सुपर हीरो फिल्में कैसी होती है? सुपर हीरो फिल्में बिना उड़ने वाले हीरोज, मल्टीवर्स वाली, कुल मिलाकर अनेक तरह वाली, लेकिन फिर भी दो कैटेगरी वाली। या तो भरपूर मजा देंगी, खूब एंटरटेन करेंगी, या उनका दिल बहुत बड़ा होगा। कुछ केसेस में ये दोनों ही चीज़ें एक जगह देखने को मिलती हैं, जैसे ब्लैक पैंथर, रियान रेनॉल्ड्स और जैकमैन की डेडपुल एंड वुल्वरीन रडार पर कहाँ बैठती है। ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है। सिंपल सरल शब्दों में कहा जाए तो देखते वक्त खूब मजा आएगा। आज के समय में स्टार से इतर फिल्मों की रेटिंग के लिए एक नया मापदंड बनाना चाहिए। ऐसी फिल्में जहां आपको फ़ोन चेक करने की ज़रूरत महसूस ना हो। डेडपुल एंड वुल्वरीन ऐसी ही फन मूवी है, बस किंतु परंतु यहाँ एक लेकिन है। मूवी का दिल उतना बड़ा नहीं है। ऐसा क्यों है उस वजह पर भी आएंगे। कहानी रायन रेनॉल्ड्स के किरदार वेड विल्सन यानी डेडपुल से शुरू होती है। उसे दूसरे यूनिवर्स में जाकर वुल्वरीन को लाना है ताकि उसका यूनिवर्स बच सके। साल 2017 में आई लोगन में हम देख चुके थे कि इस यूनिवर्स के वुल्वरीन की मौत हो जाती है। डेडपुल दूसरे वुल्वरीन को ढूंढता है। ये दोनों आगे मिलकर दुनिया को कैसे बचाते हैं, यही मोटा मोटी कहानी है। हालांकि इस बीच इतना सब कुछ घटता है कि बताने लगे तो स्पॉइलर की कैटेगरी में गिर पड़ेगा। डेडपुल एंड वुल्वरीन सीरियस या महान किस्म की मूवी नहीं है और ना ही ऐसा कोई दावा करती है। एक फैन के नाते आपकी किरदारों और फिल्म से कुछ उम्मीद होती हैं, बस ये मूवी उस पर पूरी तरह से खरी उतरती है। यही मूवी का सबसे मजबूत पक्ष भी है और उसकी कमजोरी भी। रायन रेनॉल्ड्स और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पर्दे को चीर कर हम तक पहुंच चुका है। रील और रियल वाली लाइन काफ़ी पहले ब्लर कर चुकी है। रायन मूवी की राइटिंग टीम का हिस्सा भी है, इसलिए डेडपुल के जोक्स पर आप समझ जाते हैं कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द रायन के हैं। मूवी के जोक्स कंटेम्प्रेरी हैं जो लैंड करते हैं, अच्छी खासी हंसी आती है। एक जगह एक किरदार डेडपुल को लेकर कनाडा पर ताना मारता है, उसके बाद वो उसकी गर्दन में तलवार घुसाकर वहीं लाइन डिलीवर करता है जो विल स्मिथ ने ऑस्कर वाली स्टेज पर की थी। कैपिटलिज्म, वॉक कल्चर, कैंसिल कल्चर, जेन जेड, डेडपुल ने सभी को लपेटा है। वो ऐसा किरदार है जो हर किस्म की प्रॉब्लमैटिक बात बोल सकता है। इसी वजह से ये सब और भी ज़्यादा फनी लगता है। आप उसे मोरालिटी वाले चश्मे नहीं देखते।
मार्वल के फैंस के लिए ये दिल झमाझम बम बम कर देने वाली मूवी है। उसकी वजह है कि यहाँ भरपूर मात्रा में फैन सर्विस की गई है। फैंस जिन स्टार्स को सुपर हीरोज़ की कास्टिंग में देखना चाहते थे उनसे कैमियो करवा लिया, अनगिनत रेफरेंस ड्रॉप कर दिए, जैसे एक मूवी है जिससे मार्वल लंबे समय से रीबूट करने की कोशिश कर रहा है, मगर उस मूवी के डायरेक्टर बदलते जा रहे हैं। उस हीरो को निभा चुका एक्टर कहता है कि एक हीरो सिर्फ एक ही था। पूरे थिएटर में फैन झूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे। बस इस हो हल्ले के बीच मूवी के बड़े मसले पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया। फैन सर्विस के चक्कर में ये मूवी अपनी राइटिंग के साथ बहुत ज़्यादा लिबर्टी ले लेती है। मूवी शुरू होने से पहले वेड की ज़िंदगी में बहुत कुछ घट जाता है। उसे दूसरे यूनिवर्स में जाकर वुल्वरीन को क्यों ढूंढना है, इसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। बस मूवी में ये सब बातों में निकाल देती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बस निपटाया जा रहा है ताकि जी भर कर फैन सर्विसिंग की जाए। मूवी में ऐसे कई मोमेंट्स थे जहां इमोशनल साइड को अच्छी खासी जगह देनी चाहिए थी, मगर यहां मूवी निराश कर देती है। जब दिल सही से नहीं धड़कता तो लगता है कि सब कुछ सतही था। फिल्मों की राइटिंग में एक टेक्निक होती है एक्सपोजिशन थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, यानी मतभेद के जरिए आपको किरदारों के बारे में जानकारी मिलती है। मूवी ऐसा नहीं करती, ये डायलॉग के जरिए सारे एक्सपोजिशन देती है। इस पर तंज कसते हुए एक जगह डेडपुल कहता है कि तुम लोग सारा एक्सपोजिशन बर्बाद क्यों कर रहे हो। खैर, इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था जैकमैन की वापसी। जितने भी सीन में उनका वुल्वरीन और डेडपुल साथ होते हैं वहाँ मूवी का मीटर आसमान पार कर गया। दोनों की केमिस्ट्री स्पॉट ऑन है। इसकी बड़ी वजह है कि मूवी आने के बहुत साल पहले से रायन और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। ये सब स्क्रिप्टेड ही होता है। डेडपुल एंड वुल्वरीन चाहे जानवरों की तरह लड़े या कुछ भी करे, उन्हें देखना फन था। वुल्वरीन वाली कॉस्ट्यूम में जैकमैन उतरते हैं और सिनेमा हॉल का माहौल बदल जाता है। डेडपुल एंड वुल्वरीन में विलन का कमज़ोर मोटिव होना, कहानी को ठीक जगह ना मिलना, ऐसी तमाम खामियां हैं, लेकिन टाइटल को सार्थक करते हुए ये सिर्फ डेडपुल और वुल्वरीन की मूवी है। किसी और किरदार से कोई खास लगाव नहीं। यही वजह है कि सिर्फ इन दोनों के साथ ही पूरा न्याय हुआ है और ये मूवी लोगों में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ लेकर आई है, खासकर इंडियन ऑडियंस में भी। इंडियन ऑडियंस से काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। विले से पहले डिज्नी, जो मार्वल स्टूडियो और उनके एमसीयू का मालिक है, उसके पास एवेंजर्स के अधिकार थे। इस बीच फॉक्स के पास एक्स-मेन और फैंटास्टिक फोर के अधिकार थे। 2019 के विले के अनुसार डिज्नी के पास सभी किरदार हैं और उसने एक्स-मेन और फैंटास्टिक फोर के किरदारों को एमसीयू में शामिल करना शुरू कर दिया है। डेडपुल एंड वुल्वरीन 20th सेंचुरी फॉक्स मार्वल फिल्मों के लिए एक प्रेम पत्र है जो विले के बाद काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है या फिर से शुरू होने वाली है। मूवी की शुरुआत में डेडपुल एंड वुल्वरीन को द वॉइड नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया जाता है, जो अंतरिक्ष और समय के अंत में कॉमिक्स पात्रों के लिए एक तरह का डंपिंग ग्राउंड है। वहाँ वे कई ऐसे पात्रों से मिलते हैं जिनकी अपनी फिल्में छोड़ दी गई थी या कभी नहीं बनी। डेडपुल एंड वुल्वरीन उन पात्रों को कुछ हद तक बंद कर देता है। ये ग्रीन डे द्वारा गुड रिडांस के साथ विभिन्न एक्स-मेन और फैंटास्टिक फोर फिल्मों के पीछे सीन्स के एक मोन्टाज के साथ समाप्त होता है, जो एक क्लासिक ग्रेजुएशन गीत है। यहाँ वे भी कैमियो हैं जो आपने डेडपुल एंड वुल्वरीन में नहीं देखे होंगे। मूवी की शुरुआत में डेडपुल ब्रह्मांड को बचाने में मदद करने वाले वुल्वरीन को खोजने के लिए ब्रह्मांड में घूमता है। वो अलग अलग समस्याओं में कई अलग अलग लोगन रूपों का सामना करता है, जिसमें एक ऐसा भी है जो हल्क से लड़ रहा है। बड़े हर आदमी की संक्षिप्त झलक से हम अनुमान लगाते हैं कि ये मार्वल की 2008 की हल्क मूवी से एडवर्ड नॉर्टन है। इससे पहले कि इस भूमिका को मार्क रफालो के साथ फिर से बनाया गया था, प्रशंसक सेवा के तौर पर डेडपुल हेनरी केवल द्वारा निभाए गए वुल्वरीन के एक संस्करण से भी मिलता है। केवल ने वार्नर ब्रदर्स डीसी कॉमिक्स की फिल्मों में सुपरमैन की भूमिका निभाई थी। हालांकि फैंस ने इस तथ्य पर दुख जताया था कि जस्टिस लीग पर फिर से शूटिंग के परिणाम स्वरूप पोस्ट प्रोडक्शन टीम को केवल की मूंछों को डिजिटल रूप से हटाना पड़ा, जिसके परिणाम खराब रहे। डेडपुल ने मजाक में कहा कि डिज्नी केवल के साथ दूसरे स्टूडियो की तुलना में बेहतर व्यवहार करेगा। अगर आप 2010 के दशक के बारे में सोच रहे थे तो मैं आपको याद दिला दूं कि क्रिस एवांस एवेंजर्स फिल्मों के कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाकर सुपरस्टार बन गए थे। कई प्रशंसक हाल ही में एमसीयू की गिरावट के लिए इस तथ्य को जिम्मेदार ठहराते हैं कि इवांस ने एवेंजर्स एंड गेम के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ दी। इसलिए डेडपुल की तरह ऑडियंस भी इवांस को एमसीयू में वापस आते देखकर निश्चित रूप से उत्साहित थे। सबसे पहले डेडपुल और वुल्वरीन केवल
उसकी आवाज़ सुनते हैं, फिर वे उसकी तराशी हुई जबड़े की रेखा देखते हैं। लेकिन एक मज़ेदार मोड़ में जब एवांस प्रतिष्ठित वाक्यांश एवेंजर्स इकट्ठा हो जाओ बोलने के लिए तैयार लगता है तो वो इसके बजाय चिल्लाता है फ्लेम ऑन। वो आकाश में ऊपर बैठे ही आग पकड़ लेता है। दुर्भाग्य से बुरे लोग तुरंत उसकी लौ बुझा देते हैं और वो धरती पर गिर जाता है। ये उपस्थिति एमसीयू मूवी इतिहास में पहले की झलक है। कैप्टन अमेरिका बनने से पहले एवांस ने फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स में जॉनी स्टॉर्म उर्फ ह्यूमन टॉर्च का किरदार निभाया था, जहां उनकी शक्तियां खुद को आग लगाने की थी। जब वो सुलगता हुआ लेटा हुआ था तो वुल्वरीन पीछे हटते हुए बोला, हम उस आदमी को नहीं जानते। मूवी की खलनायिका कैसेंड्रा नोवा ने पिछली एक्समैन फिल्मों के गुर्गों की एक पूरी टोली को भर्ती किया। इनमें एक्समैन में टॉड, X2 एक्समैन यूनाइटेड से लेडी डेथ स्ट्राइक, एक्समैन दी लास्ट स्टैंड से पायरो और डेडपुल से कोलोसस शामिल है। हमने सोचा था कि हमने ऐसा किया है। डेडपुल थोड़ा उदास होकर कहता है, क्या ये वास्तव में कैमियो के रूप में गिना जाता है? नोवा ने द वॉइड में अपने मुख्यालय के रूप में एंटमैन के एक विशाल संस्करण की लाश का उपयोग किया। वास्तव में किस एंटमैन को दी वॉइड में भेजा गया था और उसकी मृत्यु कैसे हुई ये हम नहीं जानते। लेकिन जब एंटमैन की खोपड़ी सामने आती है तो डेडपुल कहता है पॉल रूड आखिरकार बूढ़ा हो गया। जैकमैन की वुल्वरीन फिल्मों में हमें सेबरटूथ के दो रूप देखने को मिले हैं। टाइलर माने ने पहली एक्समैन फिल्म में पंजे वाले खलनायक की भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के शीर्ष पर वुल्वरीन से लड़ाई की थी। आखिरकार सेबरटूथ उस लड़ाई में हार गया जब साइक्लोप्स ने उसे अपनी लेजर दृष्टि से लैंडमार्क से उड़ा दिया। बाद में लिव ट्राइबर ने प्रीक्वल फिल्म एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में भूमिका निभाई। उस मूवी में दिखाया गया था कि सेबरटूथ और वुल्वरीन सौतेले भाई हैं। हालांकि कॉमिक्स के पाठक उस विशेष मूवी आविष्कार से असहमत हो सकते, लेकिन ओरिजिन्स को इतनी बुरी समीक्षाएं मिली कि अधिकांश प्रशंसक ये दिखावा करते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वास्तव में डेडपुल खुद डेडपुल 2 में समय में पीछे चला जाता है ताकि उस मूवी में अपने आप किरदार के संस्करण को मार सके। वैसे भी जब डेडपुल और वुल्वरीन में मारने का सेबरटूथ सामने आता है और डेडपुल खुशी से वुल्वरीन से कहता है कि लोगों ने इस लड़ाई के लिए ऑडियंस तक का इंतजार किया है, तो वो पॉसिबिलिटी मूल एक्समैन फिल्म के रीमैच का उल्लेख कर रहा होता है। शून्य में फंसे रहने के दौरान डेडपुल और वुल्वरीन अन्य सुपर हीरो की तलाश करते हैं जिन्हें नो मैन्स लैंड में निर्वासित कर दिया जाता है। सबसे पहले उनका सामना इलेक्ट्रा से होता है, जिसे जेनिफर गॉनर ने डेयरडेविल और उनकी सोलो स्पिन ऑफ फिल्म इलेक्ट्रा दोनों में निभाया है। जब वो और उसके दोस्त कैसेंड्रा द्वारा मारे गए विभिन्न सुपर हीरो की सूची बनाते हैं तो वे उल्लेख करते हैं कि डेयरडेविल की मृत्यु हो गई। लंबे समय से मार्वल के प्रशंसकों को याद होगा कि गार्नर के अपूर्व पति बने ने उस किरदार को निभाया था। मुझे बहुत खेद है, डेडपुल ने डेयरडेविल की मौत के बारे में इलेक्ट्रा से कहा। ये ठीक है, इलेक्ट्रा ने अभिनेताओं के ऑफ स्क्रीन अलगाव के बारे में ऑडियंस को इशारा करते हुए कहा, आयरन मैन या स्पाइडरमैन या यहाँ तक कि एक्समैन के बड़े पर्दे पर आने से पहले ब्लेड था। वेस्ली स्नैप्स द्वारा निभाए गए पिशाच शिकारी ने यकीनन 1998 की अपनी मूवी के साथ आधुनिक कॉमिक बुक फिल्मों के युग की शुरुआत। लंबे अंतराल के बाद स्नैप्स वापस आ गए हैं। मूवी में एक जगह पर ये मजाक करते हुए कहते, केवल एक ही ब्लेड रहा, केवल एक ही ब्लेड होगा। ऐसा लगता है कि ये लाइन ब्लेड फ्रेंचाइज की शापित रिबूट का संदर्भ है। ऑस्कर विजेता महर्षला अली अभिनीत मूवी के नए संस्करण की घोषणा 2019 में ही कर दी गई थी, लेकिन अभी तक एक भी सीन शूट नहीं किया गया है। मूवी ने दो अलग अलग निर्देशकों को खो दिया है और कथित तौर पर कई बार फिर से लिखा गया है। जब ब्लैक पैंथर के निर्देशक रायन कुगलर ने हाल ही में माइकल बी जॉर्डन अभिनीत अपनी खुद की वैम्पायर फिल्म का निर्माण स्टार्ट किया तो प्रशंसकों ने मजाक में कहा कि कुगलर देरी से इतना तंग आ गए थे कि उन्होंने अपनी खुद की ब्लेड बनाने का फैसला किया। ब्लेड के प्रशंसकों डरो मत स्नैप्स की लाइन एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी लगती है, न कि मौत की घंटी। मार्वल स्टूडियोज के प्रमुख केविन फीगे ने हाल ही में कहा कि अली की फिल्म अभी भी काम में है और उन्होंने कहा कि इसे आर रेटिंग दी जाएगी। चार्लिंग टैटम ने एक दशक तक गैम्बिट फिल्म बनाने की कोशिश की। अभिनेता को एक्समैन फ्रेंचाइज के कैजुन चोर से प्यार हो गया और उन्होंने एक पटकथा लिखी जिसमें उन्होंने आर रेटेड रोमांटिक कॉमेडी बताया, लेकिन गैम्बिट विकास के नरक में फंस गया। गौरव और डग लेमन एंड जैसे निर्देशक आए और प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अंत में डिज्नी फॉक्स विले ने टैटम के
गैम्बिट सपनों को मार डाला। अब तक टैटम के गैम्बिट के संस्करण में एक तथ्य पर शोक व्यक्त किया गया है कि उन्हें कभी अपनी खुद की फिल्म नहीं मिली। उनके रोमांच शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गए। डेडपुल और वुल्वरीन में जो संस्करण सामने आता है वह निश्चित रूप से हास्यास्पद है, वो समझ से परे है। डेडपुल टैटम को उसके खराब उच्चारण के लिए फटकार लगाता है और ऑडियंस द्वारा महत्वपूर्ण विवरण न दिए जाने पर झल्लाहट करता है और ताश के पत्तों को विस्फोट करने की उसकी क्षमता मूर्खतापूर्ण लगती है, जब तक कि वो बुरे लोगों को उड़ाना शुरू नहीं कर देता है। इस साल सिनेमाघरों में पहली बार आने वाली डेडपुल एंड वुल्वरीन एकमात्र मार्वल मूवी है, इसलिए ऑडियंस ये देखने के लिए बेताब है कि इस मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो मूवी में कौन कौन नजर आता है, चाहे वो फ्लीटिंग ही क्यों ना हो। खैर, मार्वल फेज 5 की मूवी ऑडियंस को लुभाने वाले कैमियो से भरी पड़ी है, जिसने इसे देखने वालों को खुश कर दिया है। तो 2024 की सबसे रोमांचक नई फिल्मों में से एक में कौन दिखाई देगा? हमने पिछली एक्समैन फिल्मों और इसके अलावा हर एक किरदार को लिस्टेड किया है जो वास्तविक रूप में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि हमने टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी TVA के मॉनिटर पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी फुटेज में दिखाई देने वाले किरदारों को शामिल नहीं किया है, जिसमें थॉर और उसके साथ ही एवेंजर्स शामिल हैं। और जबकि हमने इस इंफॉर्मेशन में सभी के लिए एक छवि खोजने की पूरी कोशिश की है। इसलिए अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो अपने जोखिम पर आगे बढ़ें। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो पहले हमारा स्पॉइलर लाइट डेडपुल और वुल्वरीन रिव्यू जान लो। एवेंजर्स एंड गेम में अपनी मृत्यु तक आयरन मैन के सबसे करीबी सहयोगी और दोस्त रोल्ड हैप्पी होगन मूवी के पहले कैमियो हैं। वो डेडपुल 2 के बाद वेड विल्सन यानी डेडपुल के साथ हंसी मजाक वाली मुलाकात के दौरान पहले 10 मिनट में दिखाई देते हैं, जो होगन को उन्हें एवेंजर्स में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। ये विल्सन के लिए अच्छा नहीं होता। डेडपुल की बहुआयामी खोज के दौरान देखे गए 7 वुल्वरीन रूप में से पहला, जो उसकी दुनिया में रहने के लिए एक नया वुल्वरीन खोजने के लिए है। क्रोध से भरे म्यूटेंट का एक पॉकेट साइज वर्जन जो स्रोत सामग्री में हीरो के 5 फीट 3 इंच के फ्रेम में करीब है। आइकॉनिक वुल्वरीन स्टार ड्रैकमैन द्वारा प्रफुल्लित करने वाले प्रभाव के साथ खेला जाता है, जो डेडपुल 3 में एक बार फिर से महान एक्समैन सदस्य की भूमिका निभाने के लिए लौटते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी बार है जब ड्रैकमैन उसे निभाएंगे। कॉमिक्स में वुल्वरीन के कई उपनामों में से एक है पैच, जिसमें आंखों पर पट्टी और बेदाग साफ सफेद टक्सैडो है और जिसे ड्रैकमैन ने फिर से निभाया है। डेडपुल द्वारा मैड्रीपुर द्वीप पर पाया जाने वाला एक और रूप है। हालांकि डेडपुल को उससे कहीं ज़्यादा मिलता है जिसकी उसे उम्मीद थी। जब पोकर गेम के दौरान डीजेनरेट से उसे परेशान किया तो पैच ने उसकी थोड़ी यानी निचले जबड़े में छुरा घोंप दिया। अमेरिकन फ्रंटियर से प्रेरित इस किरदार को डेडपुल ने भी अपने TVA टैम्पार्ड एडवेंचर के साथ दौरान पाया। दुर्भाग्य से डेडपुल इस वॉल्वी को भी अपने साथ शामिल होने के लिए मनाने में विफल रहता है। बाद में सीने पर डबल बैरल शॉटगन ब्लास्ट करक उसके अनुरोध को जोरदार तरीके से ठुकरा देता है। मार्वल ने कॉमिक बुक रेफरेंसेस की खोज में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसे लंबे समय से एक्समैन की ऑडियंस डेडपुल और वुल्वरीन में तुरंत पहचान लेंगे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल डेडपुल को पृथ्वी 295 के जेम्स लोगन हॉलेट के गलत पक्ष में ले जाता है, जो इस अल्टरनेटिव यूनिवर्स में अपने एक्सपेरिमेंट बेस्ड उपनाम वेपन एक्स से जाना जाता है। वो अपने लेफ्ट फोर आर्म के लिए मेटल के रिप्लेसमेंट और एक काले और लाल पोशाक के लिए उल्लेखनीय है। कैरेक्टर का ये एटिरेशन पहली बार एक्समैन अल्फा वॉल्यूम 1 में दिखाई दिया। कुछ अस्पष्ट कॉलबैक की बात करें तो अनकैनी एक्समैन वॉल्यूम 1 #221 उर्फ फीवर ड्रीम के कवर से प्रेरित एक सीन है। डेडपुल अहम एक विशाल लकड़ी के एक्स पर लेट के एक वुल्वरीन के साथ रास्ता पार करता है। स्पष्ट रूप से एक दुविधा में ये वोल्वी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मदद के लिए डेडपुल की ओर देखता है, लेकिन उसका संभावित उद्धारकर्ता आमतौर पर विरोधी
अंदाज में दूर चला जाता है। अफॉरमेंशन की तरह ड्रैकमैन भी ब्राउन ओचर वुल्वरीन के रूप में जाने जाने वाली सीरीज की भूमिका निभाते हैं, जो चरित्र की सरसों और भूरे रंग की पोशाक में तैयार है, जिसे उन्होंने पहली बार अनकैनी एक्स-मैन #139 में एक लड़ाई के लिए पहना था, जिसे ऑडियंस लंबे समय से बड़े पर्दे पर देखना चाहते थे। जिसके बारे में बात करते हुए, जी हाँ, हर किसी का पसंदीदा हरा चमकीला मांसल लड़का खुद इनक्रेडिबल हल्क डेडपुल के बीच में आने से पहले वॉल्वी के साथ लड़ने वाला है। दुर्भाग्य से, क्योंकि हम उसे केवल पीछे से देखते हैं, इसलिए हम नहीं जानते कि वो हल्क मार्क रफालो, एडवर्ड नॉर्टन या एरिक बाना द्वारा निभाया गया। फिर भी वुल्वरीन और हल्क को बड़ी स्क्रीन पर आमने सामने देखना ऑडियंस को खुश करने वाला पल है, भले ही ये कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। फाइनल वुल्वरीन वेरिएंट मूवी का पहला रियल चीयर कैमियो है, जिसमें डेडपुल को वुल्वरीन के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया, जिसका किरदार ऑडियंस के पसंदीदा अभिनेता हेनरी केविल ने निभाया। ये सफ़ेद जैकेट पहने वॉल्वी अपनी प्यारी मोटरसाइकिल की देखभाल कर रहा है। तभी डेडपुल अचानक आता है और फिर केविल राइन, हाँ जाहिर है हम सब उसी नाम से उसे पुकारते हैं, का मुरीद हो जाता है। हालांकि ड्रैकमैन द्वारा चित्रित अधिकांश वेरिएंट्स की तरह केविल का स्वभाव भी खराब है, जिसका प्रदर्शन वो डेडपुल की अपनी मुट्ठियों से करता है। मार्वल की इन्फिनिटी सागा में कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाने से पहले क्रिस इवांस को शायद 20th सेंचुरी फॉक्स की फैंटास्टिक 4 फिल्म डुओलॉजी में जॉनी स्टॉर्म टॉर्च की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। ऐसी अफवाहें हैं कि इवांस द्वारा एंड गेम में सुपर हीरो की वाइब्रेनियम शील्ड को लटकाने के बाद वो भविष्य की एवेंजर्स मूवी में एक आखिरी बार कैप की भूमिका निभाने के लिए वापस आएंगे। इसलिए हमें उम्मीद है कि वो किसी न किसी स्तर पर अपनी सबसे फेमस भूमिका को फिर से निभाएंगे। हालांकि हमें कम ही पता था कि इवांस वास्तव में डेडपुल और वुल्वरीन में अपनी एमसीयू वापसी करेंगे, कैप के रूप में नहीं, ध्यान दें, लेकिन जॉनी स्टॉर्म द ह्यूमन टॉर्च के रूप में। वो शीर्षक जोड़ी की पहली क्रूर लड़ाई के ठीक बाद उन्हें चेतावनी देने के लिए प्रकट होता है कि कैसेंड्रा नोवा की उत्परिवर्ती सेना आ रही है। इवांस का स्टॉर्म हर सीन में शो चुरा लेता है। दुर्भाग्य से वो इस दुनिया में लंबे समय तक नहीं रहता। उसे पकड़ने और सबसे अपमानजनक तरीके से उसका अपमान करने का आरोप लगाने के बाद नोवा अपनी टेलीकिनेटिक शक्तियों का उपयोग करके उसकी हड्डियों से त्वचा को चीर कर उसे मार देती है। सुपर हीरो फिल्में कैसी होती है? सुपर हीरो फिल्में बिना उड़ने वाले हीरोज, मल्टीवर्स वाली, कुल मिलाकर अनेक तरह वाली, लेकिन फिर भी 2 कैटेगरी वाली। या तो भरपूर मजा देंगी, खूब एंटरटेन करेंगी, या उनका दिल बहुत बड़ा होगा। कुछ केसेस में ये दोनों ही चीज़ें एक जगह देखने को मिलती हैं, जैसे ब्लैक पैंथर। रियान रेनॉल्ड्स और ड्रैकमैन की डेडपुल एंड वुल्वरीन रडार पर कहाँ बैठती है? ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है। सिंपल सरल शब्दों में कहा जाए तो देखते वक्त खूब मजा आएगा। आज के समय में स्टार से इतर फिल्मों की रेटिंग के लिए एक नया मापदंड बनाना चाहिए। ऐसी फिल्में जहां आपको फ़ोन चेक करने की ज़रूरत महसूस ना हो। डेडपुल एंड वुल्वरीन ऐसी ही फन मूवी है, बस किंतु परंतु यहाँ एक लेकिन है, मूवी का दिल उतना बड़ा नहीं है। ऐसा क्यों है, उस वजह पर भी आएंगे। कहानी रायन रेनॉल्ड्स के किरदार वेड विल्सन यानी डेडपुल से शुरू होती है। उसे दूसरे यूनिवर्स में जाकर वुल्वरीन को लाना है ताकि उसका यूनिवर्स बच सके। साल 2017 में आई लोगन में हम देख चुके थे कि इस यूनिवर्स के वुल्वरीन की मौत हो जाती है। डेडपुल दूसरे वुल्वरीन को ढूंढता है। ये दोनों आगे मिलकर दुनिया को कैसे बचाते हैं, यही मोटा मोटी कहानी है। हालांकि इस बीच इतना सब कुछ घटता है कि बताने लगे तो स्पॉइलर की कैटेगरी में गिर पड़ेगा। डेडपुल एंड वुल्वरीन सीरियस या महान किस्म की मूवी नहीं है और ना ही ऐसा कोई दावा करती है। एक फैन के नाते आपकी किरदारों और फिल्म से कुछ उम्मीद होती है, बस ये मूवी उस पर पूरी तरह से खरी उतरती है। यही मूवी का सबसे मजबूत पक्ष भी है और उसकी कमजोरी भी। रायन रेनॉल्ड्स और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पर्दे को चीर कर हम तक पहुंच चुका है। रील और रियल वाली लाइन काफ़ी पहले ब्लर कर चुकी है। रायन मूवी की राइटिंग टीम का हिस्सा भी है, इसलिए डेडपुल के जोक्स पर आप समझ जाते हैं कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द रायन के हैं। मूवी के जोक्स कंटेम्प्रेरी हैं जो लैंड करते हैं, अच्छी खासी हंसी आती है। एक जगह एक किरदार डेडपुल को लेकर कनाडा पर ताना मारता है, उसके बाद वो उसकी गर्दन में तलवार घुसाकर वहीं लाइन डिलीवर करता है जो विल स्मिथ ने ऑस्कर वाली स्टेज पर की थी। कैपिटलिज्म, वॉक कल्चर, कैंसिल कल्चर, जेन जेड, डेडपुल ने सभी को लपेटा है।
वो ऐसा किरदार है जो हर किस्म की प्रॉब्लमैटिक बात बोल सकता है। इसी वजह से ये सब और भी ज़्यादा फ़नी लगता है। आप उसे मोरालिटी वाले चश्मे नहीं देखते। मार्वल के फैंस के लिए ये दिल झमाझम बम बम कर देने वाली मूवी है। उसकी वजह है कि यहाँ भरपूर मात्रा में फ़ैन सर्विस की गई है। फैंस जिन स्टार्स को सुपर हीरोज़ की कास्टिंग में देखना चाहते थे उनसे कैमियो करवा लिया, अनगिनत रेफरेंस ड्रॉप कर दिए। जैसे एक मूवी है जिससे मार्वल लंबे समय से रीबूट करने की कोशिश कर रहा है, मगर उस मूवी के डायरेक्टर बदलते जा रहे हैं। उस हीरो को निभा चुका एक्टर कहता है कि एक हीरो सिर्फ एक ही था। पूरे थिएटर में फैन झूम रहे थे, तालियां बजा रहे थे। बस इस हो हल्ले के बीच मूवी के बड़े मसले पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया। फैन सर्विस के चक्कर में ये मूवी अपनी राइटिंग के साथ बहुत ज़्यादा लिबर्टी ले लेती है। मूवी शुरू होने से पहले वेड की ज़िंदगी में बहुत कुछ घट जाता है। उसे दूसरे यूनिवर्स में जाकर वुल्वरीन को क्यों ढूंढना है, इसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है। बस मूवी में ये सब बातों में निकाल देती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बस निपटाया जा रहा है ताकि जी भर कर फैन सर्विसिंग की जाए। मूवी में ऐसे कई मोमेंट्स थे जहां इमोशनल साइड को अच्छी खासी जगह देनी चाहिए थी, मगर यहाँ मूवी निराश कर देती है। जब दिल सही से नहीं धड़कता तो लगता है कि सब कुछ सतही था। फिल्मों की राइटिंग में एक टेक्निक होती है एक्सपोजिशन थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, यानी मतभेद के जरिए आपको किरदारों के बारे में जानकारी मिलती है। मूवी ऐसा नहीं करती, ये डायलॉग के जरिए सारे एक्सपोजिशन देती है। इस पर तंज कसते हुए एक जगह डेडपुल कहता है कि तुम लोग सारा एक्सपोजिशन बर्बाद क्यों कर रहे हो। खैर, इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था जैकमैन की वापसी। जितने भी सीन में उनका वुल्वरीन और डेडपुल साथ होते हैं वहाँ मूवी का मीटर आसमान पार कर गया। दोनों की केमिस्ट्री स्पॉट ऑन है। इसकी बड़ी वजह है कि मूवी आने के बहुत साल पहले से रायन और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। ये सब स्क्रिप्टेड ही होता है। डेडपुल एंड वुल्वरीन चाहे जानवरों की तरह लड़े या कुछ भी करे, उन्हें देखना फन था। वुल्वरीन वाली कॉस्ट्यूम में जैकमैन उतरते हैं और सिनेमा हॉल का माहौल बदल जाता है। डेडपुल एंड वुल्वरीन में विलन का कमज़ोर मोटिव होना, कहानी को ठीक जगह ना मिलना, ऐसी तमाम खामियां हैं, लेकिन टाइटल को सार्थक करते हुए ये सिर्फ डेडपुल और वुल्वरीन की मूवी है। किसी और किरदार से कोई खास लगाव नहीं। यही वजह है कि सिर्फ इन दोनों के साथ ही पूरा न्याय हुआ है और ये मूवी लोगों में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ लेकर आई है, खासकर इंडियन ऑडियंस में भी। इंडियन ऑडियंस से काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। तो अभी हमने आपको डेडपुल से जुड़ी हर एक वो बात बताई, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया, सब कुछ बताया। तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मिकी 17 और डेडपुल में कितनी सारी डिफरेंसेस हैं। ओके, रॉबर्ट पैटिंसन ने मिकी 17 मूवी के स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जो इसे और भी इंगेजिंग और रियलिस्टिक बनाती हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट को रिवाइज करते हुए ह्यूमर और स्लैंग ऐड किया है जो पहले शायद सोचा नहीं गया था। इससे मूवी में एक नया फ्लेवर आया है जो ऑडियंस को और पसंद आएगा। पैटिंसन ने अपने कैरेक्टर मिकी बार्नस की पोर्ट्रेयल में भी नए डायमेंशंस लाए हैं। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में जिम कैरी के डम्ब एंड डम्बर वाले स्टाइल को टच दिया है जो कैरेक्टर के कॉमेडिक एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। इससे मिकी के अलग अलग वर्जन्स को डिफरेंशिएट करने में मदद मिली है। जहां पैटिंसन ने हर वर्जन के लिए अलग एक्सेंट यूज़ किया है। ये सब एफर्ट्स मूवी को और भी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाते हैं। डायरेक्टर बॉन्ग जून-हो ने भी पैटिंसन के इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि पैटिंसन का इनपुट मूवी के ह्यूमर और रियलिज्म को इन्हांस करता है। इस कोलैबोरेशन से मिकी 17 एक ऐसी मूवी बनी है जो साइंस फिक्शन जॉनर में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाती है और ऑडियंस को एक यूनिक एक्सपीरियंस भी देती है। अगर आपको साइंस फिक्शन मूवी पसंद है जो ह्यूमर और डीप थीम्स को बैलेंस करती है तो मिकी 17 आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी होगी। इसमें रॉबर्ट पैटिंसन का इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस और बॉन्ग जून-हो का विजनरी डायरेक्शन है जो इस मूवी को और भी खास बनाता है। मिकी 17 एक अपकमिंग साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर बॉन्ग जून-हो ने लिखा है, डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस किया है। ये मूवी एडवर्ड एश्टन की 2022 के नॉवल मिकी 7 पर बेस्ड है। इस मूवी की कहानी एक एक्सपेंडेबल क्लोन मिकी बार्नस के आसपास घूमती है जो ह्यूमन कॉलोनाइजेशन मिशन का हिस्सा है और हर मौत के बाद नए शरीर में रीजनरेट होता है। मूवी में रॉबर्ट पैटिंसन लीड रोल में है
और उनके साथ नाओमी एकी, टॉनी कॉलेट, मार्क रेफेलो और स्टीवन यॉन भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। जनवरी 2022 में वार्नर ब्रदर्स ने पिक्चर्स ने अनाउंस किया कि बॉन्ग जोन-हो मिकी 7 नॉवल का मूवी अडैप्शन लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे और प्रोड्यूस भी करेंगे, और रॉबर्ट पैटिंसन लीड रोल के लिए बातचीत कर रहे हैं। मई 2022 तक नेओमी एकी, टॉनी कॉलेट और मार्क रेफेलो को कास्ट में शामिल किया गया और जुलाई 2022 में स्टीवन यॉन भी कास्ट का हिस्सा बन गए। मूवी की शूटिंग अगस्त 2022 में वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज लीवस्टेडन, यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई और दिसंबर 2022 में कंप्लीट हुई। मूवी का बजट लगभग 80 से 118 मिलियन डॉलर्स के बीच है। मिकी 17 की कहानी फ्यूचर में सेट है, जहां मिकी बार्नस एक एक्सपेंडेबल है, ऐसे लोग जो खतरनाक मिशन पर भेजे जाते हैं और मरने पर उनका नया क्लोन बना दिया जाता है। पुरानी यादों के साथ मिकी 17th इटरेशन में एक मिशन के दौरान उसे मरा हुआ मान लिया जाता है और उसका नया क्लोन मिकी 18 एक्टिवेट कर दिया जाता है। लेकिन जब मिकी 17 वापस आता है तो दोनों क्लोन्स को अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस की सवालों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कॉलोनी के नियमों के मुताबिक एक ही वक्त में सिर्फ एक मिकी रह सकता है। स्टार कास्ट की विशेषताएं। रॉबर्ट पैटिंसन एज मिकी बैनस। पैटिंसन ने मिकी बैनस का रोल निभाया है, जो एक एक्सपेंडेबल क्लोन है। अपने कैरेक्टर को अलग बनाने के लिए पैटिंसन ने हर इटरेशन के लिए अलग एक्सेंट यूज़ किया है, जो उनके परफॉर्मेंस में गहराई लाता है। नेओमी एकी एज नाशा एडजाया। एकी ने नाशा का किरदार निभाया है, जो मिकी की प्रेमिका और कॉलोनी की एक महत्वपूर्ण सदस्य है। टॉनी कॉलेट ने ग्वांडलोन का रोल प्ले किया है, जो कॉलोनी की एक उच्च पद अधिकारी है और मिकीज की क्लोनिंग समस्या को सुलझाना चाहती है। मार्क रेफेलो एज केनेथ मार्शल। रेफेलो ने केनेथ मार्शल का कैरेक्टर निभाया है, जो एक राजनीतिक नेता है और प्लैनेट निफेलहीम पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। स्टीवन यॉन एज टीमो। यॉन ने टीमो का रोल प्ले किया है, जो मिकी का दोस्त और कॉलोनी का पायलट है। मिकी 17 का वर्ल्ड प्रीमियर 75th बर्लिन मूवी फेस्टिवल में 15 फरवरी 2025 को हुआ था। साउथ कोरिया में ये मूवी 28 फरवरी 2025 को रिलीज हुई और यूनाइटेड स्टेट में थिएट्रिकल रिलीज 7 मार्च 2025 को होगी। मूवी क्लोनिंग, आइडेंटिटी और ह्यूमन एक्सपेंडेबिलिटी जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है। बॉन्ग जोन-हो ने अपनी पहली मूवीज़ जैसे पैरासाइट और स्नो पियर्सन में भी सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया है और मिकी 17 में भी ये थीम्स नज़र आती हैं। मूवी में डार्क ह्यूमर और सटायर का यूज़ किया गया है, जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिकी 17 के दौरान रॉबर्ट पैटिंसन ने नोटिस किया कि उनके मेल फैंस की संख्या बढ़ रही है। पहले उनका फ़ैन बेस मेनली फीमेल था, लेकिन अब उन्हें मेल ऑडियंस से भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन निकलता है कि मिकी 17 एक ऐसी मूवी है जो साइंस फिक्शन और कॉमेडी को ब्लेंड करती है और क्लोनिंग और ह्यूमन आइडेंटिटी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है। बॉन्ग जोन-हो का डायरेक्शन और स्टार स्टडेड कास्ट इस मूवी को और भी इम्पैक्टफुल बनाते हैं। अगर आपको थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पसंद है तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। मिकी 17 एक बहुत ही प्रतिकर्षित साइंस फिक्शन ब्लैक कॉमेडी मूवी है, जिसे प्रसिद्ध फिल्म मेकर बॉन्ग जोन-हो ने लिखा है, निर्मित किया है और निर्देशित भी किया है। ये मूवी एडवर्ड एस्टन ने 2022 के उपन्यास मिकी 7 पर बेस्ड है और इसमें रॉबर्ट पैटिंसन मुख्य भूमिका में है। मूवी की कहानी तो एक एक्सपेंडेबल व्यक्ति के 17th वीन क्लोन मिकी के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है, जो एक दुर्गम ग्रह नीलफेम पर ह्यूमन कॉलोनी के लिए खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। अगर किसी मिशन में उसकी मौत हो जाती है तो उसका एक नया क्लोन उसकी पुरानी यादों के साथ तैयार किया जाता है। मूवी की विकास यात्रा और शुरुआती रिलीज तिथि। मूवी का विकास जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ, जब बॉन्ग जोन-हो ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की। रॉबर्ट पैटिंसन को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया और उनके साथ नेओमी एकी, टॉनी कॉलेट, मार्क रेफेलो और स्टीवन यॉन जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों को कास्ट किया गया। शूटिंग 2 अगस्त 2022 को वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज लिविंगस्टन में
प्रारंभ हुई और दिसंबर 2022 में समाप्त हुई। मूवी का पहला रिलीज डेट मार्च 2024 यानी 2023 का सैग आफ्ट्रा और WGA हड़ताल और उनका प्रभाव। 2023 में हॉलीवुड दो बड़े हड़तालों से प्रभावित हुआ। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका दैट इज़ WGA का हड़ताल जो मई 2023 में शुरू हुआ, और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्ट्स दैट इज़ SAG-AFTRA का हड़ताल जो जुलाई 14, 2023 को प्रारंभ हुआ। ये दोनों हड़ताल स्ट्रीमिंग सेवाओं द्वारा उचित शुल्क ना देने, AI का प्रयोग और अन्य मामलों पर अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के साथ विवादों के कारण हुए थे। इन हड़तालों का प्रभाव कई मूवीज़ और टेलीविजन प्रोजेक्ट पर पड़ा, जिसमें मिकी 17 भी इंक्लूडेड था। मिकी 17 की रिलीज डेट में देर का कारण। यद्यपि मिकी 17 की शूटिंग दिसंबर 2022 में समाप्त हो चुकी थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान कुछ काम अभी भी बाकी था। 2023 के हड़तालों के कारण कई पोस्ट प्रोडक्शन कर्मचारियों ने भी काम बंद कर दिया, जैसे मूवी के एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट और साउंड डिज़ाइन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मूवी की रिलीज तिथि को मार्च 29 से आगे बढ़कर जनवरी 31, 2025 किया गया, जिसमें साउथ कोरिया में रिलीज़ 3 दिन पहले होने वाली थी। इसके बाद रिलीज़ तिथि को अप्रैल 18, 2025 और अंततः मार्च 7, 2025 को किया गया। मूवी का विशेष प्रथम प्रदर्शन 75th बर्लिन इंटरनेशनल मूवी फेस्टिवल में 15 फरवरी 2025 को हुआ, और साउथ कोरिया में ये मूवी फरवरी 28, 2025 को रिलीज़ हुई, जो विश्वव्यापी रिलीज से एक सप्ताह पहले थी। हड़तालों का व्यापक प्रभाव। SAG-AFTRA और WGA हड़तालों का प्रभाव केवल मिकी 17 तक सीमित नहीं था। इन हड़तालों के कारण हॉलीवुड में कई अन्य फिल्म और टेलीविज़न प्रोजेक्ट्स भी प्रभावित हुई। कई प्रोजेक्ट्स की शूटिंग रोकी गई, रिलीज तिथियां बदली गईं और कुछ तो अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिए गए। इन हड़तालों के कारण सदर्न कैलिफोर्निया की अर्थव्यवस्था को लगभग $6.5 बिलियन का नुकसान हुआ और 45,000 नौकरियां प्रभावित हुईं। ये हड़ताल 1960 के बाद पहली बार था जब एक्टर्स और राइटर्स एक साथ हड़ताल पर गए थे, और ये हॉलीवुड के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। अंततः मिकी 17 की रिलीज में देरी का मूल कारण 2023 के SAG-AFTRA यानी AFTRA और WGA हड़ताल थे, जिन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों में विलंब किया। इन हड़तालों को प्रभाव केवल इस मूवी पर नहीं बल्कि पूरे मूवी और टेलीविज़न उद्योग पर पड़ा, जिससे कई प्रोजेक्ट्स की रिलीज तिथियां प्रभावित हुई और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान उठाना पड़ा। अब मूवी अंततः 7 मार्च 2025 को रिलीज़ होने जा रही है और ऑडियंस की प्रतीक्षित फिल्म का आनंद लेने के लिए भी उत्सुक है। मिकी 17 और मून दोनों ही साइंस फिक्शन फिल्मों में हैं जो क्लोनिंग और ह्यूमन आइडेंटिटी के विषय को एक्सप्लोर करती है। दोनों मूवीज़ में कुछ मिलते जुलते थीम्स और प्लॉट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनके विषय, वास्तु और प्रस्तुति में भी अंतर है। डनकन जोनास द्वारा निर्देशित मून एक लो बजट ब्रिटिश साइंस फिक्शन मूवी है जो 2009 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में सैम रॉकवेल ने मुख्य किरदार सैम बेल का अभिनय किया, जो एक लूनर माइनिंग फैसिलिटी पर 3 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहा है। अपनी अवधि के अंत में सैम को पता चलता है कि वो खुद एक क्लोन है और उसके कई अनुयायी वर्जन्स भी हैं। ये खुलासा उसके अस्तित्व और आइडेंटिटी पर प्रश्न उठाता है और मूवी के इस मुद्दे पर केंद्रित है कि कॉरपोरेशंस अपने कर्मचारियों को कैसे एक डिस्पोजेबल रिसोर्स के रूप में देखते हैं। मिकी 17 2025 का संक्षिप्त परिचय। बॉन्ग जून-हो द्वारा निर्देशित मिकी 17 एक अपकमिंग साइंस फिक्शन ब्लैक कॉमेडी मूवी है जो एडवर्ड एश्टन की 2022 के उपन्यास मिकी 7 पर बेस्ड है। इस मूवी में रॉबर्ट पैटिंसन ने मुख्य किरदार मिकी बैरनेस का अभिनय किया है, जो एक एक्सपेंडेबल है, ऐसा व्यक्ति जो खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और मरने पर उसका नया क्लोन उसकी यादों के साथ बनाया जाता है।
कहानी तब मोड़ लेती है जब मिकी 17 एक मिशन के दौरान मरा नहीं जाता, लेकिन उसका नया क्लोन मिकी 18 तैयार कर दिया जाता है। अब दोनों वर्जन्स को अपने अस्तित्व और कॉलोनी के नियमों से जूझना पड़ता है, क्योंकि एक समय में सिर्फ एक ही एक्सपेंडेबल का होना अनुमानित है। दोनों मूवी में क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट मुख्य है, जहां मुख्य किरदार अपनी ही क्लोन से मिलता है और अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाता है। मून में सैम बेल अपनी क्लोन से मिलने के बाद अपनी असली होने पर संदेह करता है। मिकी 17 में मिकी बैर्नेस अपने नए क्लोन से मिलता है जो उसके अस्तित्व और आइडेंटिटी के मुद्दों को एक्सप्लोर करती है। मून में कहानी इस बात पर केंद्रित है कि कैसे कॉरपोरेशंस अपने कर्मचारियों को रिप्लेसेबल समझते हैं, उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं समझते। मिकी 17 में भी यही विचार प्रस्तुत है, जहां एक्सपेंडेबल्स को ख़तरनाक मिशंस पर भेजा जाता है और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बस क्लोन करके रिप्लेस कर दिया जाता है। ये दोनों मूवीज़ में कॉरपोरेट ग्रीड और ह्यूमन लाइफ की अवहेलना को दर्शाया गया है। मून एक लो बजट मूवी थी जिसका बजट लगभग 5 मिलियन था और ये एक सिंगल लोकेशंस में शूट की गई थी, जो उसके क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस को बढ़ाता है। दूसरी ओर मिकी 17 का बजट काफ़ी अधिक है, जो 80 to 180 मिलियन के बीच है, और ये मूवी विशाल स्केल पर बनी है, जो इसके विशाल सेट और विजुअल इफेक्ट्स में प्रकट होता है। मून एक सीरियस इंट्रोस्पेक्टिव मूवी है जो एक्सेंशियल थीम्स को एक्सप्लोर करती है। मिकी 17 एक ब्लैक कॉमेडी है जो सीरियस विषय को कॉमेडी के साथ प्रस्तुत करती है, जो बॉन्ग जूंग की फिल्म मेकिंग स्टाइल का एक ख़ास पहलू है। यदि आपको मून पसंद आई थी तो संभव है कि आप मिकी 17 को भी पसंद करेंगे, क्योंकि दोनों फिल्मों में कुछ मिलते जुलते थीम्स हैं, लेकिन दोनों फिल्मों की प्रस्तुति, स्केल और टोनल डिफरेंसेस उन्हें अपने अपने तरीके से यूनिक बनाते हैं। मिकी 17 को कई लोग ब्लेड रनर 2049 और द प्रेस्टीज से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों फिल्मों में क्लोनिंग और आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है। ये तुलना इन फिल्मों के विषय, वस्तु, थीम्स और प्रस्तुति के आधार पर की जा रही है। ब्लेड रनर 2049 और मिकी 17 क्लोनिंग और आइडेंटिटी का अन्वेषण। ब्लेड रनर 2049 जो आई थी 2017 डेनिस विलेन्यू द्वारा निर्देशित एक साइंस फिक्शन मूवी है, जो रिडली स्कॉट की 1982 की मूवी ब्लेड रनर का सीक्वल है। इस मूवी की कहानी 2049 में घटित होती है, जहां बायो इंजीनियर्ड ह्यूमंस, जिन्हें रिप्लिकेंट्स कहा जाता है, स्लेव लेबर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मूवी का मुख्य किरदार रायन गॉसलिंग एक रेप्लिकेंट और ब्लेड रनर है जो रॉग रेप्लिकेंट को रिटायर करने का काम करता है। अपने एक मिशन के दौरान के एक ऐसे राज का पता लगाता है जो उसके अपने अस्तित्व और समझ पर प्रश्न उठाता है। मिकी 17 में भी क्लोनिंग और आइडेंटिटी का विचार मुख्य बिंदु है। मिकी एक एक्सपेंडेबल है जो खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और मरने पर उसका नया क्लोन उसकी पुरानी यादों के साथ बनाया जाता है। जब एक मिशन के दौरान मिकी बचा रहता है और उसका नया क्लोन भी तैयार हो जाता है, तो दोनों क्लोन्स को अपने अस्तित्व और समझ में अपनी जगह के बारे में सोचना पड़ता है। दोनों फिल्मों में क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट व्यक्ति की आइडेंटिटी, अस्तित्व और मानव अधिकारों पर प्रभाव को एक्सप्लोर करते हैं। ब्लेड रनर 2049 में रेप्लिकांट्स की क्लोनिंग उन्हें मानव से कम महत्वपूर्ण बनाती है, जबकि मिकी 17 में एक्सपेंडेबल्स की क्लोनिंग उन्हें डिस्पोजेबल बनाकर उनकी मानवता पर क्वेश्चन उठाती है। द प्रेस्टीज और मिकी 17 क्लोनिंग और व्यक्ति की पहचान। द प्रेस्टीज जो आई थी 2006 में क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो दो जादूगरों रॉबर्ट एंजियर और एल्फ्रेड बॉर्डन के बीच की स्पर्धा पर बेस्ड है। एंजियर एक ट्रिक को अंजाम देने के लिए क्लोनिंग का यूज़ करता है, जिसमें वो अपने आप को क्लोन करता है और हर परफॉर्मेंस के दौरान अपने क्लोन को मार देता है। ये कहानी क्लोनिंग के माध्यम से व्यक्ति की पहचान, अस्तित्व और नैतिकता के विचारों को एक्सप्लोर करती है।
मिकी 17 में भी क्लोनिंग का यूज़ व्यक्ति की पहचान और अस्तित्व के विचारों को एक्सप्लोर करने के लिए किया गया है। जब एक मिशन के बाद असली मिकी और उसका क्लोन दोनों जिंदा रहते हैं तो उन्हें अपने अस्तित्व और पहचान के बारे में नए सवालों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति दी प्रेस्टीज में एंटियर के क्लोनिंग के प्रयोग से मिलती जुलती है, जहाँ क्लोनिंग व्यक्ति की असली पहचान और अस्तित्व पर प्रश्न उठाती है। मिकी 17, ब्लेड रनर 2049 और द प्रेस्टीज, इन तीनों फिल्मों में क्लोनिंग और आइडेंटिटी के विचारों को एक्सप्लोर किया गया है, लेकिन हर मूवी में अपने अलग दृष्टिकोण और प्रस्तुति के माध्यम से इन विचारों को दर्शाती है। ये तुलना इन फिल्मों के विषय वस्तु और थीम्स के आधार पर की गई है, जो ऑडियंस को क्लोनिंग और व्यक्ति की पहचान के विचारों पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप इंसेप्शन, इंटरस्टेलर या पैरासाइट जैसे फिल्मों के आनंद लेते हैं तो मिकी 17 भी आपके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग, रोमांचक, सिनेमैटिक अनुभव हो सकती है। इन फिल्मों के साथ मिकी 17 की तुलना उनके कॉम्प्लेक्स विषय, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स और थीम्स के आधार पर की जा सकती है। इंसेप्शन और मिकी 17 कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग और रियलिटी का अन्वेषण। इंसेप्शन, जो आई थी 2010 में, क्रिस्टोफर नॉलन द्वारा निर्देशित एक साइंस फिक्शन मूवी है जो सपनों की दुनिया और वास्तविकता के बीच की सीमाओं को एक्सप्लोर करती है। मूवी की कहानी मल्टी लेयर्ड है, जिसमें सपनों के अंदर सपने दिखाए गए हैं जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती हैं कि वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है। मिकी 17 में भी कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया गया है। मूवी एक एक्सपेंडेबल व्यक्ति मिकी बैनस की कहानी है, जो खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और मरने पर उसका नया क्लोन उसकी यादों के साथ बनाया जाता है। जब तक एक मिशन के दौरान असली मिकी बचा रहता है और उसका नया क्लोन भी तैयार हो जाता है, तो दोनों वर्जन्स को अपने अस्तित्व और आइडेंटिटी के सवालों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी ऑडियंस को वास्तविकता, अस्तित्व और सेल्फ आइडेंटिटी के विचारों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है, जो इंसेप्शन की तरह ही कॉम्प्लेक्स और सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। इंटरस्टेलर और मिकी 17, अंतरिक्ष यात्रा और मानवता का प्रश्न। इंटरस्टेलर 2014 भी क्रिस्टोफर नोलान की एक साइंस फिक्शन मूवी है जो अंतरिक्ष यात्रा, समय और मानवता के भविष्य के विषय को एक्सप्लोर करती है। मूवी में मानव जाति अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नए ग्रहों की तलाश में अंतरिक्ष में यात्रा करती है, जहां समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मिकी 17 में भी अंतरिक्ष यात्रा और मानवता के प्रश्न मुख्य बिंदु है। मिकी बार्नेस एक इंटरस्टेलर कॉलोनी में एक्सपेंडेबल के रूप में काम करता है, जहां उसकी जीवन और मृत्यु एक साइकिल में चलती रहती है। मूवी मानव जीवन के मूल्य, क्लोनिंग के नैतिक प्रश्न और अंतरिक्ष में मानवता के भविष्य को एक्सप्लोर करती है, जो इंटरस्टेलर की तरह ही विचार प्रेरक है। पैरासाइट और मिकी 17, सामाजिक वर्ग और असमानता। पैरासाइट, जो रिलीज़ हुई थी 2019, बॉन्ग जों-हो द्वारा निर्देशित एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर है जो सामाजिक वर्ग, असमानता और क्लास स्ट्रगल के विषय को एक्सप्लोर करती है। मूवी में एक गरीब परिवार धोखे से एक अमीर परिवार के घर में नौकरियां हासिल करता है और कहानी आगे चलकर सामाजिक असमानता और व्यवस्था की खामियों को उजागर करती है। मिकी 17 में भी सामाजिक वर्ग और असमानता के थीम्स प्रमुख हैं। मिकी बार्नेस एक एक्सपेंडेबल है जिसे खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और मरने पर उसका क्लोन बनाया जाता है, जो उसके जीवन को एक डिस्पोजेबल कमोडिटी बना देता है। मूवी मानव जीवन के मूल्य, क्लोनिंग के नैतिक प्रश्न और सामाजिक व्यवस्था में असमानता को एक्सप्लोर करती है, जो पैरासाइट की तरह ही सामाजिक टिप्पणी करती है। मिकी 17 इन तीनों फिल्मों के थीम्स और स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स को अपने यूनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, पैरासाइट जैसी फिल्मों का आनंद आता है तो मिकी 17 भी आपके लिए एक रोमांचक और विचार प्रेरक सिनेमैटिक अनुभव साबित होगी। मिकी 17 2025 एक साइंस फिक्शन कॉमेडी जो माइंड ब्लोइंग होगी। बॉन्ग जून-हो की अगली मूवी मिकी 17 काफ़ी हाइप बना रही है
और इसके पीछे सिर्फ इसका साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि डायरेक्टर की लेगेसी भी है। ये एक साइंस फिक्शन कॉमेडी है जो 2025 में रिलीज़ होने वाली है। इस मूवी का बेस एडवर्ड एश्टन के 2022 के नॉवल मिकी 7 पर है और बॉन्ग जून-हो ने इसे लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस भी किया है। मूवी के लीड रोल में रॉबर्ट पैटिंसन है, जिनका कैरेक्टर मिकी बार्नेस एक एक्सपेंडेबल है, एक ऐसा इंसान जो हर बार डेंजरस मिशंस के लिए भेजा जाता है और जब भी उसकी मौत होती है तो एक नए क्लोन से उसका रिप्लेसमेंट होता है। बट ट्विस्ट तब आता है जब मिकी 17, जिसे डेड मान लिया गया था, वापस आता है और देखता है कि मिकी 18 उसकी जगह ले चुका है। अगर आपको माइंड बेंडिंग साइंस फिक्शन पसंद है जैसे इंसेप्शन या इंटरस्टेलर, तो ये मूवी आपके लिए एक धमाका होने वाली है। चलो अब इस मूवी की डिटेल्स में घुसते हैं। स्टोरी लाइन: एक क्लोन की दुनिया, एक अनदेखा सच। मिकी 17 एक फ्यूचर डिस्टोपियन वर्ल्ड को दिखाती है जिसमें ह्यूमैनिटी नए प्लैनेट्स को कोलोनाइज करने की कोशिश कर रही है। मिकी बार्नेस एक एक्सपेंडेबल है, मतलब उसका एक पर्पस है, डेंजरस मिशन पर जाना, मरना और नए क्लोन के रूप में वापस आना। यही उसकी जॉब है और उसकी मेमोरीज हर नए क्लोन में ट्रांसफ़र हो जाती है। जब मिकी का 17th वर्जन एक आइस कवर्ड प्लैनेट निफ्लीहियम पर काम कर रहा होता है तो उसे डेड मान लिया जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वो वापस आता है और देखता है कि एक नया मिकी 18 ऑलरेडी सिस्टम में डाल दिया गया है। यहाँ से एक साइकोलॉजिकल और सर्वाइवल बैटल स्टार्ट होती है क्योंकि सिस्टम में सिर्फ एक मिकी रह सकता है। कॉलोनी के रूल्स के मुताबिक एक क्लोन को तुरंत एलिमिनेट करना पड़ता है, पर जब दोनों मिकीज़ एक साथ सरवाइव करने लगते हैं तो ये गवर्नमेंट, ह्यूमन साइकोलॉजी और एक्सटेंशियल क्राइसिस का एक अलग लेवल का एक्सप्लोरेशन बन जाता है। बॉन्ग जून-हो का डायरेक्शन, साइंस फिक्शन का एक नया एंगल। बॉन्ग जून-हो ने हमेशा से अलग तरीके की मूवीज़ बनाई हैं जैसे पैरासाइट, स्नोपाइसर और द होस्ट। इनकी फिल्म मेकिंग में एक शार्प सोशल कमेंट्री होती है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करती है। मिकी 17 में भी एक डीप मैसेज है। क्या इंसान एक रिप्लेसेबल रिसोर्स है? क्या क्लोनिंग ह्यूमैनिटी को बचा सकती है या उसका असली मीनिंग ही ख़त्म कर देगी? ये मूवी सिर्फ एक साइंस फिक्शन थ्रिलर नहीं बल्कि एक डार्क सटायर भी है जो क्लोनिंग, कैपिटलिज्म और ह्यूमन आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेगी। कास्ट एंड कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो कौन क्या रोल निभा रहा है? रॉबर्ट पैटिंसन एज मिकी बार्नेस। रॉबर्ट पैटिंसन का करियर ट्विलाइट से शुरू हुआ, पर अब वो द बैटमैन, टेनेट और गुड टाइम जैसे कॉम्प्लेक्स रोल्स के लिए फेमस हो चुके हैं। इस मूवी में उनका डबल रोल होगा, एक मिकी 17 और एक मिकी 18। ये रोल एक्टिंग के लिए काफ़ी डिमांडिंग है क्योंकि दोनों क्लोन्स एक जैसे दिखने के बावजूद अलग पर्सनालिटीज़ होंगे। नाओमी एकीज एज नाशा अज़ाया। नाशा मिकी की क्लोज फ्रेंड और पास्ट वर्जन की लवर होती है। वो एक साइंटिस्ट है जो कॉलोनी की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। स्टीवन यॉन एज टीमो। स्टीवन यॉन यानी एक पायलट का रोल प्ले कर रहे हैं जो मिकी का क्लोज फ्रेंड है पर क्लोनिंग कंट्रोवर्सी के बीच फंस जाता है। मार्क रफलो एज केनेथ मार्शल। मार्क रफलो हल्क स्पॉटलाइट एक पॉलिटिकल लीडर के रोल पर कर रहे हैं जो प्लैनेट निफेलियम पर पावर कंट्रोल करता है। टोनी कलेट एज ग्वेंडोलिन। टोनी कलेट एक हाई रैंकिंग ऑफिसर का रोल प्ले कर रही हैं जो मिकीज़ की क्लोनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हैं। प्रोडक्शन एंड बजट एक हाई स्केल साइंस फिक्शन प्रोजेक्ट। मिकी 17 का अनाउंसमेंट जनवरी 2022 में हुआ था और रॉबर्ट पैटिंसन को तुरंत लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया गया था। मूवी की शूटिंग अगस्त 2022 में वार्नर ब्रोस स्टूडियोज लिविंगस्टन में स्टार्ट हुई और दिसंबर 2022 में रैप हो गई। बजट कितने का खर्चा? तो देखो, मूवी का बजट जो है वो 80 to 118 मिलियन डॉलर के बीच एस्टिमेटेड है, जो एक मिड बजट हॉलीवुड साइंस फिक्शन के लिए काफ़ी इम्प्रेसिव है। इसमें हाई एंड CGI और प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होगा जो शो पीसर और इंटरस्टेलर की वाइब्स दे सकता है। थीम्स एंड मैसेजेस सिर्फ साइंस फिक्शन ही, कुछ ज़्यादा ही है ये। आइडेंटिटी क्राइसिस।
क्या हम रिप्लेस हो सकते हैं? जब एक क्लोन मर जाता है और दूसरा उसकी जगह ले लेता है तो वो इंसान रियलिटी में जिंदा है या नहीं? मिकी 17 यही क्वेश्चन उठाता है। कैपिटलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन। एक्सपेंडेबल्स का कॉन्सेप्ट मॉडर्न वर्कफोर्स एक्सप्लॉयटेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वर्कर्स को सिर्फ रिप्लेसेबल रिसोर्स माना जाता है। साइंस फिक्शन मीट्स डार्क ह्यूमर। बॉन्ग जून-हो की स्टाइल में डार्क ह्यूमर और एब्सर्डिटी भी होगी, जो मूवी के एक एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस बनाएगी। ट्रेलर एंड ऑडियंस रिएक्शन। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद ऑडियंस में काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। कुछ लोग इसे ब्लेड रनर 2049 और दी प्रेस्टीज से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लोनिंग और आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये बॉन्ग जून की बेस्ट मूवीज़ में से एक हो सकती है और रॉबर्ट पैटिंसन का डबल रोल इस मूवी को और भी यूनिक बनाएगा। अगर हम रिलीज डेट की बात करें तो वर्ल्ड प्रीमियर बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 15 फरवरी 2025, साउथ कोरिया रिलीज 28 फरवरी 2025, यूएस थिएट्रिकल रिलीज 7 मार्च 2025। ये मूवी वार्नर ब्रदर्स के बैनर तले रिलीज होगी और बाद में HBO मैक्स या नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो सकती है। क्या ये मूवी वर्थ वॉचिंग होगी? अगर आपको इंटेलिजेंट साइंस फिक्शन और बॉन्ग जून-हो का यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल पसंद है तो मिकी 17 आपके लिए परफेक्ट मूवी होगी। इसमें थ्रिलर, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस, साइंस फिक्शन, एक्शन और डार्क कॉमेडी का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। रॉबर्ट पैटिंसन फैंस के लिए भी एक मस्ट वॉच होगी, क्योंकि उनका डबल रोल और एक्टिंग रेंज एक अलग लेवल पे होने वाला है। सो अगर आप इंसेप्शन, इंटरस्टेलर या पैरासाइट जैसे मूवीज़ एंजॉय करते हो तो मिकी 17 एक धमाकेदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाली है। मिकी 17 एक ऐसी मूवी है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और इसके कई कारण हैं जो इसे एक मस्ट वॉच मूवी बनाते हैं। बॉन्ग जून-हो का निर्देशन। इस मूवी के निर्देशक बॉन्ग जून-हो एक ऑस्कर विजेता हैं, जो अपनी पहली मूवी पैरासाइट के लिए प्रसिद्ध है। उनका विशेष दृष्टिकोण और फिल्म मेकिंग का अंदाज मिकी 17 में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बॉन्ग जून-हो ने इस मूवी में अपने विशेष फिल्म मेकिंग स्टाइल को प्रदर्शन किया है, जो पहले उनकी फिल्मों जैसे पैरासाइट और स्नोपायर्सर में देखा गया है। उनका विशेष दृष्टिकोण और फिल्म मेकिंग का अंदाज मिकी 17 में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर है रॉबर्ट पैटिंसन की शानदार अभिनय। मुख्य किरदार मिकी बैरन्स का अभिनय रॉबर्ट पैटिंसन ने किया है, जो अपने विशाल अभिनय रेंज के लिए जाने जाते हैं। इस मूवी में पैटिंसन ने 2 अलग अलग मिकीज़ का अभिनय किया है, जो उनकी अभिनय कशमता और को बहुत अच्छे तरीके से उभारता है। उनका प्रदर्शन मूवी में 2 अलग अलग मिकीज़ के रूप में उनकी अभिनय क्षमता को और भी ज़्यादा उभारता है। फिर है समर्थन किरदारों की मजबूत कास्ट। मूवी में नाओमी एकी, स्टीवन यॉन, टॉनी कॉलेट और मार्क रफेलो जैसे प्रतिभाशाली कलाकार का समर्थन है। इन सभी ने अपने किरदारों में तो जान डाल दी है, जो कहानी को और भी प्रभावित बनाते हैं। इन सभी कलाकारों ने अपने किरदारों में जान डाल दी थी, जो कहानी को और भी प्रभावित बनाते हैं। मिकी 17 की कहानी एक एक्सपेंडेबल व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जो खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और मरने पर उसका नया क्लोन उसकी यादों के साथ बनाया जाता है। ये कहानी क्लोनिंग, अस्तित्व और मानव जीवन के मूल्य जैसे विषय को एक्सप्लोर करती है, जो ऑडियंस को गहरा सोचने पर मजबूर करती है। ये कहानी क्लोनिंग, अस्तित्व और मानव जीवन के मूल्य जैसे विषय को एक्सप्लोर करती है, जो दर्शकों को गहरा सोचने पर मजबूर करती है। बॉन्ग जून को अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता है और मिकी 17 भी इससे अलग नहीं है। मूवी में सामाजिक वर्ग, असमानता और क्लोनिंग के नैतिक प्रश्नों को उचित रूप से दिखाया गया है, जो सामाजिक चेतना को जागृत करते हैं। मूवी में सामाजिक वर्ग, असमानता और क्लोनिंग के नैतिक प्रशंसकों को उचित रूप से दिखाया गया है, जो सामाजिक चेतना को जागृत करते हैं। तनाव और कॉमेडी का संतुलन। ये मूवी गहरे विषयों को चुनने के साथ साथ कॉमेडी का भी समावेश करती है, जो ऑडियंस को एक संतुलित अनुभव प्रदान करती है। ये मूवी गहरे विषय को चुनने के साथ साथ कॉमेडी का भी समावेश करती है, जो दर्शकों को एक संतुलित और
अनुभव प्रभावित करता है। विशेष दृश्य प्रभाव और सिनेमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो मूवी के दृश्य प्रभाव और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही प्रभावित करने वाले हैं, जो दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। मूवी के दृश्य प्रभाव और सिनेमेटोग्राफी बहुत ही प्रभावित करने वाले हैं, जो दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में लेकर जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि ये क्या चीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अनरियल लगता है। प्रशंसित समीक्षा और रेटिंग्स। मूवी को समीक्षाओं से बहुत ही प्रशंसा मिली है और रॉटन टोमेटोज़ पर इसने 88% की रेटिंग हासिल की है, जो इसकी सफलता और ऑडियंस के बीच इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। मूवी को समीक्षकों से बहुत ही अच्छी वैल्यू भी मिली। ये एक गुड पॉइंट होता है हर एक मूवी के लिए, जब क्रिटिक से एक अच्छी हमें रिव्यू मिलता है। मूवी अंतरिक्ष यात्रा और मानव यात्रा के भविष्य को प्रश्न को भी एक्सप्लोर करती है, जो इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करता है। मिकी 17 एक ऐसी मूवी है जो ऑडियंस को गहरे विचार और सामाजिक मुद्दों पर सोचने पर मजबूर करती है। इस मूवी से हम कई इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं। पहला तो मानव जीवन की मूल्य और व्यवहारिकता। मूवी का मुख्य किरदार मिकी बैरनेस एक एक्सपेंडेबल है जो खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है और मरने पर उसका नया क्लोन बनाया जाता है। शोषित वर्गों की संघर्ष और असमानता। ठीक है, अभी यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि ये प्रक्रिया मानव जीवन के मूल्य और उसकी व्यवहारिकता पर प्रश्न उठाती है, दिखाती है कि कैसे कुछ व्यक्तियों को व्यवस्था द्वारा बस एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर जीवन का अपना इम्पोर्टेंस मूल्य है और उसे बस एक साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। मिकी का किरदार उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यवस्था द्वारा शोषित होते हैं। उसका बार बार मरना और पुनरुत्पत्ति एक ऐसे शर्मायक वर्ग का प्रतीक है जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ये हमें सामाजिक असमानता और शोषित वर्गों के प्रति